जैसे कि आप लोग क्वेश्चंस में अगर देखो तो गुडविल के बारे में कुछ कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट। लेकिन गुडविल कैलकुलेशन इस सब पे है, उसके पहले मुझे बहुत सी बातें आपको कोई और करना है। तब आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ अभी मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना रहेगा, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारा ये वाला सेशन है, क्योंकि कुछ बेसिक आइडियाज में आपको, कुछ कंसेप्ट के बारे में भी यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जो कि आगे जब हम लोग मेन क्वेश्चंस पे आएंगे, जब वो आपको बहुत मदद करेंगे। सो चेंज इन, पहले लिख लो, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं लिख लूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, इफ एनी ऑफ द following happens, it is said to be change in the constitution of the firm. पहला, admission of the new partner. Second, retirement. Third, death of a partner. Fourth, change in the profit sharing ratio. ओके, अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे। तो एक एक करके हम समझते, और जनरली अगर आपने 12th कॉमर्स अगर आपने पढ़ो और आपने वहां पे एडमिशन अलग चैप्टर, रिटायरमेंट अलग चैप्टर, डेथ अलग चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, वो अलग अलग चैप्टर्स नहीं है। अभी मैं आज आपको जब इसको कनेक्ट करूंगा, अभी कुछ लॉजिक्स बताऊंगा, मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, और फिर इसको मेन प्रॉब्लम में आएंगे, जब मैं कनेक्ट करूंगा आपको रियलाइज होगा कोई अलग चैप्टर नहीं, इनमें थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस। तो पहले हम एक एक टर्म को समझते और एक एक करके फिर आराम से एक एक चीज अपन आगे डिस्कस करते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपका फर्स्ट पॉइंट जो है आपका एडमिशन, ठीक है। मैंने यहां पे शायद जगह कम जाए तो मैं नेक्स्ट इस पे लिखता हूं। फर्स्ट जो है आपका एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। ये एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर का मतलब क्या है, ये वैसे मैं कहूं तो बहुत सिंपल चीज। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का मतलब क्या है, सपोज यहां पे पहले दो पार्टनर्स थे, ए और बी। ओके, जस्ट 1 मिनट। तो ये दो पार्टनर थे आपके, ए और बी। फिर उन लोगों ने चाहे कि नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म में एक और पार्टनर की उनको जरूरत है, तो उन्होंने एक और पार्टनर लेकर आ गए। तो अब उनके 3 पार्टनर हो गए, ए, बी और सी। तो ये जो थे उनके, ये थे ओल्ड पार्टनर्स। ये कौन है उनके ओल्ड पार्टनर्स? ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो ये थे उनके ओल्ड पार्टनर्स। मैं यहां लिख देता हूं ओल्ड पार्टनर्स, और इनका नाम था सपोज मिस्टर ए और मिस्टर बी। अब इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सपोज था 3:2। तो ये इनका जो रेशियो है यहां पे 3:2 जो आप देख रहे हो, ये कौन सा रेशियो था? ओल्ड रेशियो। मतलब जो भी प्रॉफिट और लॉस होता था वो इस रेशियो में बांटते थे। लेकिन उन्होंने क्या करे, यहां पे इस फर्म में एक न्यू पार्टनर आया। कई बार होता है कि नए पार्टनर को ऐड करते, तो नया पार्टनर आना, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मैं पहले ही कह रहा था, आज ना सिर्फ आप बहुत अच्छे से मेरी बातों को सुनते जाना। बहुत सिंपल चीज है, आपको ये भी लगा रहे सर ये तो इतना सिंपल है, लेकिन तो भी आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना रहेगा। तो ये आपके न्यू पार्टनर्स हो गए, ठीक है। तो पहले जो आप 2 पार्टनर्स थे, ठीक है, ए और बी, अब 3 पार्टनर हो गए, ए,
बी, सी। सो यहां पे जिस तारीख को एडमिशन ऑफ पार्टनर हुआ उसे हम कहते हैं डेट ऑफ चेंज, डेट ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पे तीन पार्टनर, सपोज इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया आपके 3:2:1। सो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, ये क्या हो गया इन लोगों का न्यू रेशियो। सो यहां पे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में क्या चीज हो रही है, कोई नया पार्टनर एंटर हो रहा है। तो पहले दो पार्टनर्स थे, अब उसमें तीसरा भी आ गया, दो पार्टनर थे और भी, उन्होंने तीसरा पार्टनर भी आ गया और वो भी आ गए थे, वो दैट इज डेट ऑफ चेंज। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आगे भी आप देखोगे यहाँ पे, अभी एडमिशन रिटायरमेंट की मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, लेकिन यहां पर ये क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा कि ये जो आपका यहां पे जो प्रॉफिट है आपका पुराना ओल्ड फॉर्म में कुछ अनडिवाइडेड प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड या अनडिवाइडेड आपका कोई प्रॉफिट है। तो अनडिवाइडेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, मैं आपसे थोड़ी देर में अभी आपसे बात करूं, ठीक है। 2 मिनट बस 2 मिनट नहीं 10-15 मिनट पेशेंस रखो। व्हाट इज दिस अनडिवाइडेड प्रॉफिट, अपन इसके बारे में बात करेंगे। बेहतरीन इजी चैप्टर, बस ध्यान से आपको मेरी बात सुनते जाना। ये भी हो सकता है कि भाई एडमिशन मैं कह रहा हूं, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पार्टनर हमारे पास से चले जाए, तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ऑफ अ पार्टनर। अब यहां पे वही बात, ओल्ड पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स। अब जरूरी है कि कोई पार्टनर आए, नहीं, कभी ऐसा भी होता है कि कोई पार्टनर हमारे पास से चले जाए, कोई पार्टनर हमारे पास से वो छोड़ के जा रहा है। तो यहां पर आपने पहले 3 पार्टनर थे सपोज ए, बी और सी, अब उसके बाद यहां पे 2 ही पार्टनर रहे, उसमें से कोई एक पार्टनर यहां पे चला गया। तो पहले आपके पार्टनर्स थे सपोज ए, बी और सी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1। अब इसमें से कोई पार्टनर आपका चला जाता है, कोई पार्टनर क्या होता है इसमें से चला जाता है आपका। तो अगर कोई चला जाता है तो उससे हम लोग कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो पार्टनर है आपका ए और अब बी, सपोज सी रिटायर हो गया, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। तो बात वही आती है कि इसको आप एक और चीज ख्याल रखो, इसको आप, ये था आपका ओल्ड रेशियो और ये इनका न्यू रेशियो। सो जनरली आपको वो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो क्वेश्चन में दे दिया रहता है, लेकिन आपको ख्याल होगा पिछले सेशन में हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो क्वेश्चन हमारा आई थिंक 12 था, तो वो उस तरीके से कभी दे सकते हो, तो कैलकुलेट करना आना चाहिए। ओल्ड रेशियो और ये हो गया इनका न्यू रेशियो। तो अब यहां पे कोई 3 लोग थे, एग्जाम्पल 3 पार्टनर, उसमें से कोई एक छोड़ के चले गया, तो जिस तारीख को छोड़ के गया दैट इज डेट ऑफ चेंज। ये क्या है आपकी डेट ऑफ चेंज, डेट ऑफ चेंज। अब इस जो इनका यहां पे ओल्ड रेशियो, इसमें यहां पे बेटा इन लोगों का अनडिवाइडेड कुछ प्रॉफिट है। ये अनडिवाइडेड प्रॉफिट सर आप क्या कह रहे हो, अपन थोड़ी देर में बस बात करेंगे, पेशेंस रखना 5-10 मिनट। तो कुछ अनडिवाइडेड प्रॉफिट, अब यहां पर आपने देखे कि एडमिशन में भी कुछ अनडिवाइडेड प्रॉफिट है पहले का, अगर कोई जा रहा है यहां पे रिटायरमेंट तो भी यहां पे अनडिवाइडेड प्रॉफिट। ऐसा ही रिटायरमेंट बोलू या डेथ बोलू, तो इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूं यहां पे रिटायरमेंट, जस्ट 1 मिनट, रिटायरमेंट, ये जो सेकंड और ये थर्ड पॉइंट था, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। कोई पार्टनर रिटायर हो गया या कोई पार्टनर की डेथ हो गई तो ऑटोमेटिकली रिटायर हो गया फिर तो यहां पे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो यहां पर भी अभी क्या होता है आप देखोगे आगे चल के, अभी तो मैं थोड़ी थोड़ी बातें करूं, ध्यान से आप सुनते आना। अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है ना तो जनरली आप क्वेश्चन में देखोगे, जनरली जब वो रिटायर होता है तो वो साल के आखिरी में हो रहा है, साल के आखिरी में जनरली रिटायर होता है, ठीक है। लेकिन डेथ के केस में क्या होता है, अपन ऐसा तो नहीं कह सकते कि 31 मार्च को डेथ हो, वो तो ऊपर वाले के हाथ में, जब उसने जिसको बुलाना है वो बुला लेगा। तो वो अपन तो नहीं बोलेंगे नहीं सर
31 मार्च तक वेट करो, नहीं, जिसकी डेथ होना है वो कभी भी हो सकती। तो रिटायरमेंट के केस में जनरली क्वेश्चन में साल के आखिरी में आपको देता है कि वो पार्टनर रिटायर हो, रिटायर मतलब फर्म छोड़ के जा रहा है। डेथ के केस में वो साल में कभी भी वो कोई भी पार्टनर की डेथ हो सकती, तो डेथ 31 मार्च को जरूरी नहीं, वो साल में कभी भी कोई पार्टनर की डेथ हो सकती है। तो दैट इज ऑल्सो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी डेट ऑफ चेंज यहां पर चेंज आ रहा है। तो जो डेट ऑफ चेंज के पहले कुछ अनडिवाइडेड प्रॉफिट है जी, फिर चाहे वो रिटायरमेंट हो या डेथ हो, अब यहां पर भी कुछ अनडिवाइडेड प्रॉफिट है। इस चीज को समझना, मैं कहता हूं यहां पर कि पहले ये जो अनडिवाइडेड प्रॉफिट जो भी था उसके बारे में बात करेंगे भी आगे, लेकिन ये जो अनडिवाइडेड प्रॉफिट है इस पे किसका हक है? इस पे दो पार्टनर का, पार्टनर ए और बी, ये दो पार्टनर थे, तो पार्टनर ए और बी का हक है किस पे? ये अनडिवाइडेड प्रॉफिट पे। ये अनडिवाइडेड प्रॉफिट पे किसका हक है? पार्टनर ए का और बी का। लेकिन क्यों जो भी डेट ऑफ चेंज के पहले का जो प्रॉफिट है, डेट ऑफ चेंज के पहले का जो भी प्रॉफिट है उस पे किसका राइट? ए और बी का। उसी तरह यहां पे सी का राइट नहीं है, यहां पे तो बाद में आया। उसी तरह ये डेट ऑफ चेंज के पहले का जो भी प्रॉफिट है, डेट ऑफ चेंज के, ये डेट ऑफ चेंज के पहले का जो प्रॉफिट है, अब यहां तो पार्टनर ए बी और सी थे, फिर सी रिटायर हुआ या सी की डेथ हुई, तो फिर मगर ये इसके पहले का जो प्रॉफिट है उस पे किसका हक है? पार्टनर ए का, बी का और सी का। ओके, ये अनडिवाइडेड प्रॉफिट है, ए बी सी का हक है। अब कभी कभार ऐसा भी होता है बच्चों कि चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब देखेंगे आप क्या हो रहा है। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब, मैं कहता हूं कि पहले हमारे पास तीन पार्टनर्स थे, ए बी और सी, ठीक है। अब कोई जा नहीं रहा है या कोई आ भी नहीं रहा है। जो ये तीन पार्टनर से पहले थे अभी भी हमारे ये तीन पार्टनर ही है, अभी भी हमारे ये तीन पार्टनर है। दिस वन, ओके, अभी भी हमारे तीन पार्टनर ही है, ठीक है। अब देखो क्या चीज हो रही है, यहां पे आपने तीन पार्टनर थे, यहां पे आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करे, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने करे, एंड ये जब भी आपने चेंज करे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज डेट ऑफ चेंज। कई बार होता है ऐसा कि पार्टनर कहते यार कोई पार्टनर बड़ा एक्टिव इन्वॉल्व है और कोई बाकी पार्टनर्स नहीं कर रहे, तो उसने बोला ये जस्टिफाई नहीं है कि आप जो पार्टनर एक्टिवली इन्वॉल्व है उन लोगों को आप कम शेयर दे रहे हो, है ना, और जो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है उनको ज्यादा जा रहा है, ये इक्वल भी ज्यादा, आपने बोले नहीं ये तो काम ही नहीं करता, उसको कम दो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकता है कि चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं तीन पार्टनर थे, ए बी और सी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। अब ये इनका ओल्ड रेशियो था, ये इनका ओल्ड रेशियो था, ये इनका ओल्ड रेशियो था, और ये कौन सा है? ये कुछ ऐसा अनडिवाइडेड प्रॉफिट। अभी अनडिवाइडेड प्रॉफिट क्या, उस पर मैं भी डिटेल में चर्चा करने वाला। कुछ क्या है बच्चों? अनडिवाइडेड प्रॉफिट है। सो यहां पे इनका एक अनडिवाइडेड प्रॉफिट है, लेकिन अब क्या हुआ, इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदल दिए और उन्होंने, अभी भी पार्टनर वही है, पार्टनर कोई आया या कोई पार्टनर गए, अभी भी पार्टनर वही एबीसी। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सपोज 5:3:2, अभी भी इनका यही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और ये इनका न्यू रेशियो। अब इनका ये न्यू रेशियो, ये इनका न्यू रेशियो हो गया। अब क्या हो बच्चों कि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो बदल गया, पहले 3:2:1 था, तो 5:3:2 था। तो इसको डेट ऑफ व्हाट इज व्हाई इट इज कि चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे, इसीलिए ऐसा कोई अनडिवाइडेड प्रॉफिट था जो कि बटा नहीं है, मगर यहां पे वो डिस्ट्रीब्यूट करते तो वो 3:2:1 में जाएगा। तो आप बोलेंगे जब आप यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर बदल रहे हो तो जो भी आपका अनडिवाइडेड प्रॉफिट था उसको आप बांट दो, उसको आप क्या करो बच्चों? बांट दो, उसको आप क्या करो? बांट दो इस अनडिवाइडेड प्रॉफिट को, क्योंकि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 से चेंज होकर 5:3:2 में हो रहा है। तो आप कहोगे सर क्योंकि ये जो अनडिवाइडेड प्रॉफिट है पुराना प्रॉफिट है डेट ऑफ चेंज के पहले का, ये जो अनडिवाइडेड प्रॉफिट है ये डेट ऑफ चेंज के पहले का प्रॉफिट है 3:2:1।
तो जब ये 3:2:1 आपका 3:2:1 अगर आपका ये अनडिवाइडेड प्रॉफिट है, ये 3:2:1 क्या है आपका अनडिवाइडेड, ये आपका प्रॉफिट है, अनडिवाइडेड प्रॉफिट है आपका। तो ये अनडिवाइडेड प्रॉफिट जो था आपका डेट ऑफ चेंज के पहले का है, जो का आपने बांटे नहीं हो, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, तो इसको तो पुराना रेशियो 3:2:1 में जाना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर ये डेट ऑफ चेंज के पहले इस प्रॉफिट को बांट दो, क्यों? क्योंकि आगे चल के अगर बांटेंगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया आपका 5:3:2 हो गया। तो इस रेशियो में भाई ये डेट ऑफ चेंज के बाद का जो प्रॉफिट है वो बांटो ना आप 5:3:2 में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके पहले का जो प्रॉफिट है दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1 ओनली। उसी तरह यहां पे मैं कहता हूं कि जो अनडिवाइडेड प्रॉफिट जो था, ये प्रॉफिट पे किसका हक था? जो पुराने दो पार्टनर थे ए और बी। अब ये जो डेट ऑफ चेंज के पहले का जो प्रॉफिट है आपका अनडिवाइडेड प्रॉफिट, ये प्रॉफिट पे राइट्स कितने हैं? ए और बी का। तो इसको ए और बी में बांटना चाहिए। अब यहाँ पे पार्टनर सी भी आ जाता। तो ये जो अनडिवाइडेड प्रॉफिट था डेट ऑफ चेंज के पहले का जो प्रॉफिट था, उस पर कोई भी हक पार्टनर सी का नहीं है। अब उसी तरह अगर मैं कहूं रिटायरमेंट का या डेथ का केस में आपसे कहूं अगर, तो तीन पार्टनर थे यहाँ पे, पार्टनर ए बी और सी। कौन थे यहाँ पे? तीन पार्टनर थे आपके, पार्टनर ए बी और सी। ये जो तीन पार्टनर थे, सपोज सी रिटायर होता है, उसकी डेथ हो जाती, तो भाई ये जो भी डेट ऑफ चेंज के पहले, मतलब डेथ और रिटायरमेंट के पहले का जो भी प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट पे हक ए बी और सी का। अब इसके बाद का प्रॉफिट पे हक सी का नहीं है, क्योंकि उसके यहाँ पे रिटायर हो गया वो, और या उसकी डेथ हो गई है। तो हम लोगों को ये जो डेट, ये जो आपका अनडिवाइडेड प्रॉफिट होता है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस एक चीज ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे, मैं कहता हूं कॉमन फैक्टर्स, ध्यान से आप सुनेंगे, कॉमन फैक्टर्स इन ऑल केसेस। मतलब क्या हो रहा है? कॉमन फैक्टर्स इन ऑल केसेस का मतलब क्या हुआ? ओके, ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे बच्चों। ओके, व्हाट इज दिस कॉमन फैक्टर इन ऑल केसेस? ओके, अब वही बात है, जब भी डेट ऑफ चेंज होती है, जो भी आपका डेट ऑफ चेंज होता है, मैंने कहा यहां पे कुछ ओल्ड पार्टनर्स थे आपके, कोई भी केस हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, कोई भी केस हो, तो ये जो आपका यहां पे ओल्ड पार्टनर्स थे आपके, उनके यहां पे ओल्ड रेशियो थे, यहां पे न्यू पार्टनर्स थे, क्योंकि डेट कुछ चेंज हुआ, न्यू पार्टनर्स, इनके यहां पे न्यू रेशियो है, और यहां पे आपका डेट ऑफ चेंज हुआ। अभी डेट ऑफ चेंज तो यहां पे वो चेंज कोई भी तरह का हो सकता है, हो सकता है कि यहां पे एडमिशन का केस है। ये किसका केस है? एडमिशन का केस है। हो सकता है रिटायरमेंट का केस है, हो सकता है डेथ ऑफ ए पार्टनर का केस है, ये भी हो सकता है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस है। जो भी केस है, ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी केस हुआ है। अब यहां पे कुछ चीजें कॉमन होती है, कुछ चीजें कॉमन है, कोई भी केस है, वो आप इनमें देखोगे। वो कौन से कॉमन फैक्टर्स है आपके, जो कौन से कॉमन फैक्टर्स है, वो जो कॉमन फैक्टर्स है आपके, सो कॉमन फैक्टर्स इन ऑल केसेस। अब जो कॉमन फैक्टर्स जो आपके सारे केसेस में, जो यहां कॉमन फैक्टर्स इन ऑल केसेस अगर अपन गए, तो अब मैं पहले लिख लूं, फिर मैं आपको एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। एक होता है आपका रिवैल्यूएशन, फिर चाहे वो एडमिशन का केस हो, रिटायरमेंट का केस हो, डेथ का केस हो, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस हो, एक चीज हमको पढ़ना है, दैट इज रिवैल्यूएशन। ये अनडिवाइडेड प्रॉफिट जो है ना, उसके बारे में भी चर्चा यहां पे चल रही है। तो रिवैल्यूएशन एक पॉइंट है, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं बल्कि मैं लिख लेता हूं यहां पे। अब ये आपका रिजर्व, फिर आपका प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट of change, goodwill, joint life policy, और ये अदर्स।
ध्यान से आप सुनेंगे। तो फिर चाहे वो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हो, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर हो, डेथ ऑफ ए पार्टनर हो, ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये 6 चीज हम लोग देखेंगे। कौन सी 6 चीज है आपका, कि यहां पे जो आपकी पहली चीज है कॉमन, हर जगह आप इसको देखेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब देखो ये जो चीज है आपका कि सर आप कॉमन फैक्टर्स है, हम उसको अलग अलग चैप्टर मान लेते, वो बात अलग है कि जब आप लोग को क्वेश्चंस कराऊंगा तो अलग अलग हेडिंग दी हुई है यहाँ पे, जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देखोगे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इसके क्वेश्चंस पहले आप लोगों को कराऊंगा, फिर वहां पर आप रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन एक साथ फिर कराऊंगा, फिर डेथ है, आप अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। कुछ इसमें भी है कि रिटायरमेंट हुआ और एडमिशन, इस तरह के भी कोई क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन जो भी क्वेश्चंस वो रहे, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक चीज आप जरूर देखेंगे वहां पे कि ये चीजें, सॉरी ये चीज आपको हर इसमें दिखेंगी, रिवैल्यूएशन, रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ चेंज, गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी और अदर। व्हाट इज अदर, उसके बारे में बात करूंगा, डोंट वरी। तो मैंने एक डिस्कस करते कि क्या चीज होती है, ये क्या चीज है, और अकाउंटिंग आज हो सकता है शायद मैं आपको कोई क्वेश्चन ही ना कराऊं, सिर्फ मेरी बातों को आपको आराम से, ध्यान से, हर बात को, हर वर्ड को मेरे बहुत ध्यान से आपको सुनना है। सो हम देखते हैं कि सर रिवैल्यूएशन क्या चीज होती है और क्यों इसकी जरूरत होती है। कंसेप्ट को आपने समझना है, रटना बिल्कुल नहीं, कंसेप्ट को आपको समझना है। तो मैं एक पहले कहता हूं कि रिवैल्यूएशन क्या चीज होती है। मैंने कहा कि रिवैल्यूएशन क्या चीज है। सो मैंने कहा कि ये जो रिवैल्यूएशन है ये क्या चीज है, इसको अपन समझते। अब सपोज यहां पे 2 पार्टनर्स थे, पार्टनर ए और बी। कितने पार्टनर्स थे हमारे? 2 पार्टनर्स थे, पार्टनर ए और बी। अब उन लोगों ने चाहे कि नहीं एक और पार्टनर को हम पार्टनरशिप फॉर्म में लेना चाहते, तो पहले 2 पार्टनर थे और उन्होंने एक और पार्टनर को वहां पे लिए। उस पार्टनर का नाम क्या है? सपोज पार्टनर, वो है आपका पार्टनर सी। तो नया पार्टनर आ गया सी। अब ध्यान से सुनिए, तो ये आपके ओल्ड पार्टनर्स, पार्टनर ए और पार्टनर बी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था, और इनके अभी न्यू पार्टनर आपके आ गए ए, बी और सी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:2:1। अब यहां पे आपने मिस्टर सी का एडमिशन हुआ, एडमिशन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में आया, और जिस तारीख को भी नया पार्टनर आया उसको हम कहते हैं डेट ऑफ चेंज। उसे क्या कहते हैं? डेट ऑफ चेंज। अब अच्छे से समझना, कुछ ऐसा रिवैल्यूएशन के बारे में भी मैं बात कर रहा हूं। व्हाट इज रिवैल्यूएशन, वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। कुछ ऐसा अनडिवाइडेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है पुराना, जो कि हमने बांट देना चाहिए। मैंने कहा सर क्यों बांट देना चाहिए? पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो रही क्या? पार्टनरशिप, देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सो एडमिशन, रिटायरमेंट देते हैं। सो पार्टनरशिप फॉर्म क्या बंद हो रही? नहीं सर बंद नहीं हो रही। तो फिर आप क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे हो कि प्रॉफिट को बांट दो? कोई अनडिवाइडेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज अनडिवाइडेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट? तो आप कहते हो कि नहीं इस प्रॉफिट को बांट दो। मैंने कहा क्यों बांट दू, क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे हो? मैंने कहा नहीं दिक्कत है, दिक्कत है भाई, दिक्कत है। मैंने कहा क्या दिक्कत है? चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या चीज हो रही है। अब जो आपकी डेट ऑफ चेंज है, ये जो आपकी डेट ऑफ चेंज है, ये जो आपका डेट ऑफ चेंज, इस तारीख को अपन कुछ बात कर रहे हैं। इस तारीख को, डेट ऑफ चेंज के दिन, मैंने कहा कि मेरी बुक में, मेरी मतलब पार्टनरशिप फॉर्म की बात करो, पार्टनरशिप फॉर्म की बुक में सपोज कोई एसेट है, ठीक है, एसेट है, उसकी बुक वैल्यू सपोज है यहां पे, मैं कहता हूं सपोज 1 लाख रुपए बुक वैल्यू। कितनी बुक वैल्यू? 1 लाख रुपए कोई एसेट की बुक वैल्यू। अब मैंने कहा मगर मार्केट में आज अगर उसकी कीमत देखो, मार्केट वैल्यू अगर उसकी आज अगर देखो, तो उसकी मार्केट वैल्यू, व्हाट इज एमवी? मार्केट वैल्यू। व्हाट इज बीवी? बुक वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू अगर आप यहां पे देखोगे, ठीक है, लिख देता हूं, आपके फाउंडेशन के बच्चे हो ना तो थोड़ा सा शॉर्टकट है सब नहीं, ठीक है। बुक वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू अगर मैं देखूं तो उस एसेट की आज मार्केट वैल्यू 1,60,000 रुपए। तो आपने कहा दिक्कत क्या है सर? क्या दिक्कत होगी ना? मार्केट में 1,60,000 आज बेच रहे हो? मतलब नहीं बेच रहा हूं। एंट्रीज ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, उसकी फिक्र मत करना। अपन एंट्रीज सब मैं आपको सिखाऊंगा, उसकी फिक्र मत करना बेटे। अभी सिर्फ कंसेप्ट पे आपने ध्यान देना।
तो मैंने कहा कि नहीं, इसकी बुक वैल्यू है 1 लाख रुपए, मार्केट में इसकी कीमत कितनी, 1,60,000 रुपए। तो दिक्कत क्या है, बुक में बुक वैल्यू 1 लाख है, मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट है हमारी उसमें कितना लिखा हुआ है, वो एसेट की कीमत 1 लाख है, लेकिन मैं बेच नहीं रहा हूं। लेकिन आज अगर मैं मार्केट में अगर मैं जाऊं और इस एसेट को मार्केट में मैं बेच दूं, अगर मार्केट में अगर मैं आज जाऊं और इस एसेट को अगर मैं मार्केट में बेच दूं बच्चों, तो मुझे यहां पे फायदा हो जाएगा किसका, 60,000 रुपए का फायदा होगा, क्योंकि बुक में इसकी कीमत है 1 लाख रुपए, लेकिन बुक में इसकी कीमत है 1 लाख रुपए, लेकिन मार्केट में अगर मैं आज इसको बेचूं तो कितने में बिकती, 1,60,000 रुपए में। तो बुक में जो कीमत 1 लाख रुपए, मार्केट में अगर आज इसको मैं बेचूं तो वह 1,60,000 रुपए। इसका मतलब ये जो 60,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन इस प्रॉफिट पे किसका हक है, इस प्रॉफिट पे क्या सी भी बोलेगा कि बेचे नहीं, हम रीवैल्यू कर रहे हैं। तो एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं, उसका कारण है बच्चों, क्योंकि मैं बेच नहीं रहा हूं, मार्केट में नहीं बेच रहा हूं, लेकिन अगर मैं आज बेच दूं तो 60,000 रुपए का प्रॉफिट पे किसका हक है, ये प्रॉफिट तो बंटना चाहिए ए और बी में बंटना चाहिए। किस में बंटना चाहिए बच्चों, ए और बी में बंटना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है यहां पे, ए और बी में बंटना चाहिए आपने, लेकिन क्या हो रहा है यहां पे कि यहां पर अगर मैं आज ये 60,000 रुपए का प्रॉफिट ना बांटू, आज ये 60,000 रुपए का प्रॉफिट ना बांटू और आगे चल के अगर 60,000 रुपए का प्रॉफिट बांटू, आई मीन टू से डेट ऑफ चेंज के बाद अगर मैं बांट दूं, तो उसमें अगर पार्टनर सी आ जाता, उसके बाद अगर मैं इसको बांटू तो पार्टनर सी का भी 60,000 रुपए में क्लेम मांगेगा, क्योंकि वो भी पार्टनर हो गया। और आगे चल के अगर मैं रीवैल्यू करता हूं तो रीवैल्यूएशन को, जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए, उसको 1,60,000 पे मुझे लेके जाना। कैसे एंट्री पास होती है रीवैल्यू की, उसकी फिक्र मत करना अभी बच्चों, वो मैं आपसे बाद में बात करूंगा। एंट्रीज ये सब की बाद में मैं बात करूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है जब मैं सिखाऊंगा, उसकी फिक्र मत कर रहा हूं, मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं यहां पे कि मैंने कहा नहीं, इस प्रॉफिट को बांटना जरूरी है। क्यों, क्योंकि आगे चल के अगर ये अनडिवाइडेड प्रॉफिट, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 60,000 है, आगे चल, क्योंकि इस पे किसका हक है, पार्टनर ए का और बी का हक है, पार्टनर सी का इस पे कोई हक नहीं है। लेकिन अगर पार्टनर सी भी आगे चल के अगर मैं बांटूंगा तो सी को भी मिलेगा, जो कि उसको मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये 60,000 रुपए किसका हक है, ए का और बी का। तो मैं समझाने के लिए कहता हूं कि सपोज यहां पे आपके 3 पार्टनर आ गए, ए, बी और ये सी। अब अगर मैं इस 60,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दूं, वो ओल्ड रेशियो 3:2, तो 60,000 को 3:2 में बांटू तो दैट्स कम 36,000 और 24,000, और सी को कोई उस पे हक नहीं, तो ये टोटल हो गया 60,000 रुपए। लेकिन अगर आगे चल के मैं बांटूंगा न्यू रेशियो में, आगे चल के मैं बांटू अगर मैं, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। तो यही 60,000 रुपए का अगर आगे चल के बांटू तो 30,000, 20,000 और 10,000 इस रेशो में वो बटेगा। टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 60,000। तो यहां पे क्या चीज हुई बेटे, यहां पे कि जो चीज ए को अगर मुझे देना चाहिए था 36,000 रुपीज का जो प्रॉफिट, मुझे मैं पार्टनरशिप फॉर्म हूं, मुझे उसको देना चाहिए था, लेकिन आगे चल के अगर बांटेंगे तो उसको 30,000 रुपए ही मिलेंगे, 30,000 रुपए का इसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये यहां पे 6,000 रुपए का सेक्रीफाइस कर रहा है, ये 6,000 रुपए का क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। उसी तरह अगर मैं बी की बात करूं तो आज अगर मैं उसको बांटू तो 24,000 रुपए बट रहे, लेकिन आगे चल के अगर मैं बांटूंगा तो उसको 20,000 ही बटेंगे। इसका मतलब वो भी यहां पे 24 माइनस 20, 4,000 रुपए का सेक्रीफाइस कर रहा है। सो ये जो पॉइंट नंबर सी, सॉरी जो पार्टनर सी है, उसको आज कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आगे चल के बांट रहे तो उसको बढ़िया 10,000 रुपए का शेयर मिल जा रहा है, तो 10,000 रुपए का ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो मेरे को यही देखना है कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसी कैसी अकाउंटिंग करूं कि ये जो 60,000 रुपए का प्रॉफिट है, इसको मैं अकाउंटिंग के 4 तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि रिवैल्यूएशन की कैसी अकाउंटिंग करना है, रिजर्व की, मैं हर चीज आपको बताऊंगा किसकी कैसी अकाउंटिंग करी जाती है, वो भी बात करेंगे। लेकिन इसको मुझे सेटलमेंट करना है, मुझे क्या करना है बच्चों, इसका मुझे यहाँ पे सेटलमेंट करना है। किसका सेटलमेंट करना है कि भाई ए, ये जो 60,000 रुपए ये ए और बी को बटना चाहिए, तो वैसे तो उनको 36 और 24 बटना चाहिए, लेकिन आगे चल के जो बटेगा वो 30,000, 20,000 और 10,000 बटेगा। तो ए का नुकसान हो जा रहा है 6,000 रुपए का, बी का नुकसान हो जा रहा है 4,000 का, और सी का गेन हो जा रहा है कितने का, 10,000 रुपए का।
तो कैसे मैं सेटलमेंट आगे चल के मैं कैसे सेटलमेंट मैं इसको करूंगा, या कैसे मैं इसको आगे चल के सेटलमेंट करूं ताकि किसी का कोई नुकसान और फायदा ना हो, जिसको जितना मिलना चाहिए उसको उतना मिलना चाहिए। तो अपन डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में भी अकाउंटिंग क्यों करें। ये हुआ अनडिवाइडेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड आपका प्रॉफिट। अब यहां पे बच्चों इसी तरह कभी ऐसा होता है, ये आपने रिवैल्यूएशन की बात करी, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कि अब मैं यहां पे बताता हूं आपको सेकेंड, जो यहां पर आपने पॉइंट कॉमन फैक्टर्स में जो आपने पॉइंट देखे थे, एक था रिवैल्यूएशन। मैं एंट्रीज नहीं सिखा रहा हूं, किस तरीके से सेटलमेंट करना है वो भी नहीं सिखा रहा हूं। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि कोई एसेट है, कोई लायबिलिटी की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, एसेट और लायबिलिटी की अपन आगे बात करेंगे। मैं आपको सिर्फ अभी इतना कहना चाह रहा हूं कि देखो ये अनडिवाइडेड प्रॉफिट कैसा रिवैल्यूएशन में छुपा हुआ है, कि कोई ऐसा प्रॉफिट जो आज नहीं बांट के अगर आगे मैं बांटूंगा तो उसका फायदा कोई और पार्टनर को भी चला जाएगा जो कि नहीं जाना चाहिए। तो मुझे कुछ इस तरीके से सेटलमेंट आज करना है डेट ऑफ चेंज पे, वो किस तरीके से करेंगे अपन आगे देखेंगे, लेकिन कुछ इस तरीके से करना है ताकि किसी का फायदा या किसी का नुकसान नहीं, जिसको जितना मिलना चाहिए उसको उतना मिलना चाहिए। अब होता है सेकेंड रिजर्व, ठीक है, रिजर्व। सो मैं कहता हूं यहां पे सेकेंड पॉइंट मैं आपसे कहता हूं यहां पे आया आपका रिजर्व। ओके, तो यहां पे आपके दो पार्टनर्स थे, सपोज पहले कितने पार्टनर्स थे आपके, दो पार्टनर्स थे। अब कुछ ऐसा अनडिवाइडेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपका रखा हुआ है, ठीक है, अनडिवाइडेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड कोई प्रॉफिट आपका रखा हुआ, पुराना प्रॉफिट रिजर्व करे था ना, जनरल रिजर्व का बैलेंस हो गया, ठीक है, जनरल रिजर्व का बैलेंस हो गया। कोई ऐसे प्रॉफिट पुराने रखे हुए जो आपने बांटे नहीं, रिजर्व में रखे, तो आपने जैसे यहां पे मैं, ये आपके ओल्ड पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स, ठीक है, ये न्यू पार्टनर्स। अब वैसे यहां पे ये दो पार्टनर ए और बी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सपोज 3:2, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। ओके, ये नया पार्टनर आ गया ए बी और सी। अब सपोज यहां पे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और यहां पे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हुआ। अब यहां पे ये जो प्रॉफिट है 3:2 इनका ओल्ड रेशियो, ये इनका कितना है, ओल्ड रेशियो, और यहां पे सपोज ये इनका 3:2 अब ये इनका था ओल्ड रेशियो और ये है इनका न्यू रेशियो। अब हो सकता है कि ऐसे कोई इनके पुराने कोई रिजर्व रखे हुए, रिजर्व में जो रिजर्व रखे हुए मतलब खजाना नहीं रखा, कोई तिजोरी में नहीं, ऐसा नहीं कि जमीन खोदे उसमें खजाना लिख रहा है, वो नहीं बोल रहा। रिजर्व का मतलब हो रहा है यहाँ पे कि रिजर्व एंड सरप्लस, जो आपके जो प्रॉफिट के कोई हिस्से को इन लोगों ने बांटे नहीं थे तो उसको रिजर्व एक अकाउंट उसमें ट्रांसफर कर रखे। तो यहां पे कोई अनडिवाइडेड इनका प्रॉफिट है, जैसे ये जो 60,000 रुपीज था ना, ये आपका अनडिवाइडेड प्रॉफिट था। ये क्या था आपका, ये 60,000 रुपीज क्या था, ये आपका अनडिवाइडेड प्रॉफिट था, ये आपका अनडिवाइडेड प्रॉफिट था। उसी तरह यहां पे आपका जो ओल्ड रेशियो की, अगर मैं यहां पे सपोज कोई रिजर्व आपके रखा हुआ है, तो कोई रिजर्व अकाउंट में आपका यहां पे 1,20,000 है, तो ये जो 1,20,000 है ना बच्चों, यहां पे ये 1,20,000 क्या हुआ आपका अनडिवाइडेड प्रॉफिट है। अब ये अनडिवाइडेड प्रॉफिट पे किसका हक है, वैसे तो हक किसका है, पार्टनर ए और बी का, क्योंकि ये डेट ऑफ चेंज के पहले का प्रॉफिट है, ये डेट ऑफ चेंज के पहले का प्रॉफिट है, डेट ऑफ चेंज के ये पहले का प्रॉफिट। जब ये डेट ऑफ चेंज के पहले का प्रॉफिट, ऑब्वियसली इस पे किसका हक है, ए और बी का, इसमें सी का कोई हक नहीं। अब मगर अगर आज मैं इसको बांटू ए और बी में, इसको बांटू मैं, तो उनका रेशियो, एक मिनट, ए और बी में, अगर ए और बी में बांटू तो ओल्ड रेशियो उनका था 3:2। सपोज 1,20,000 है तो उसको 3:2 में बांटूंगा मैं, तो आई थिंक 72,000 आएगा, ये 72,000 और ये आपका 48,000। तो ये बटता आपका 1,20,000 रुपए, जो कि ए और बी को बटना चाहिए। लेकिन अगर आज मैं नहीं बांटता हूं और आगे चल के अगर मैंने बांट दिया तो यहां पे तो फायदा हो जाएगा किसका, ये 3:2:1 रेशियो हो गया।
तो सी का फायदा हो जाएगा, इसको 3:2:1 में अगर मैं बांटू तो 60,000, 40,000 और 20,000, तो टोटल होता है आपका 1,20,000। लेकिन जो आज ए को 72,000 मिलना चाहिए था, जो रिजर्व जो था उसको देना चाहिए था ओनर को, जो ए था, तो 70 आगे चल के अगर बांटेंगे तो उसको 60 ही मिलेगा। तो ये तो 12,000 रुपए का सेक्रीफाइस कर लेगा, 12,000 रुपए का क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। जो कि बी को 48 मिलना चाहिए था, आगे चल के इसको 40 मिलेगा, तो ये तो 8,000 रुपए का सेक्रीफाइस कर रहा है। और जो सी को आज कुछ भी नहीं मिलना चाहिए था, इसमें आगे चल के इसको 20,000 रुपए मिलेगा, तो ये 20,000 रुपए का क्या कर रहा है, गेन कर। तो मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा कैसे सेटलमेंट करूं या एडजस्टमेंट करूं कि जिसको जितना मिलना चाहिए था किसी का कोई फायदा और नुकसान ना हो। तो मतलब जिसको जितना मिलना चाहिए था उसको उतना मिला है, तो अपन उसके बारे में बात करेंगे कैसे, फिर चाहे वो रिवैल्यूएशन का केस हो, फिर चाहे वो रिजर्व का केस हो, जिसका भी केस हो, तो किस तरीके से अपन उसको सेटलमेंट करेंगे ताकि जिसका जितना हक था, जिसको जितना मिलना चाहिए था उतना उसको मिलना चाहिए। अब यहां पे तीसरा जो मैंने आपको यहां पे कहा था, पहला अपन ने जो बात करी कि एक रिजर्व है, दूसरा पहला सॉरी रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑफ ए प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ चेंज, इसको भी समझ लो। और फिर इसको मैं बाद में गुडविल जीएलपी और अदर के जॉइंट लाइफ पॉलिसी को जीएलपी कहते हैं, तो गुडविल जीएलपी और अदर्स के बारे में बाद में बात करो। तो पहले थर्ड पॉइंट और फिर मैं कुछ कनेक्ट करूंगा कि आप ये तो समझ पा रहे हो कि व्हाट इज अनडिवाइडेड प्रॉफिट, व्हाट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिवाइडेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या है, ये तो आपको पॉइंट समझ में आएगा कि सर ऐसे कोई प्रॉफिट्स है जो कि हमने पुराने पार्टनर्स में नहीं बटे, लेकिन अगर आज नहीं बांटे और आगे चल के अगर बांटे इसको, तो नया जो पार्टनर है उसको भी इसका फायदा हो जाएगा। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो डेट ऑफ चेंज के पहले जो भी पार्टनर, फिर एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, जो भी हो, डेट ऑफ चेंज के पहले का जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनडिवाइडेड प्रॉफिट है वो वही पार्टनर को देना चाहिए जो डेट ऑफ चेंज के पहले के पार्टनर से। तो किस तरीके से हम एडजस्ट करें, तो रिवैल्यूएशन होता है, एडजस्ट कैसे करेंगे तो अभी मैं बात करने को मैं बात करूंगा अभी, लेकिन मैं आपसे ये आपको समझाना चाह रहा हूं, क्लिक आपके दिमाग में चीज होना चाहिए कि ऐसा कोई प्रॉफिट है जो कि बटा नहीं है। जैसे रिवैल्यूएशन, एसेट मार्केट में वैल्यू कुछ और है, बुक में वैल्यू कुछ और लिखी हुई, मार्केट में वैल्यू कुछ और है, बुक में वैल्यू कुछ और लिखी हुई। तो भाई आगे चल के अगर बेचोगे तो प्रॉफिट में तो तीसरा पार्टनर भी आ जाएगा। तो आज अगर मैं बोलूं तो आप आज तो हमको ए को और बी को ही देना है ना उसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं रिजर्व की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो कोई रिजर्व अकाउंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उस पर हक डेट ऑफ चेंज के पहले जो पार्टनर थे, हमारे एग्जाम्पल में ए और बी थे, तो नया पार्टनर आ गया सी, तो उसको नहीं होना चाहिए, लेकिन आगे चल के अगर बांटेंगे तो उसको भी मिल जाएगा। तो कोई पार्टनर हो सकता है आगे बांटे, कोई सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, गेन। तो हमको वही सीखना है कि कैसे मैं एडजस्टमेंट करूं कि कोई पार्टनर को जितना जिसका हक था उसको उतना मिले। ओके तीसरा होता है आपका थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ चेंज, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ चेंज। ओके इसको समझना। अब यहां पे सपोज ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अब क्या हुआ यहां पे कभी कभार ऐसा होता है कि आपका चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन जो चेंज हो रहा है, एडमिशन सपोज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हो रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर या डेथ ऑफ ए पार्टनर हो, तो साल के बीच में हो रहा है, साल के आखिरी में, साल की शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं, साल के आखिरी में हुआ तो फिर नए साल से नया पार्टनर आ जाता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि आपका यहाँ पे आपने जो भी चेंज हुआ है, फिर चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, जो भी चेंज हुआ है वो चेंज जो हुआ है वो साल के आखिरी में नहीं हो रहा है कि नए साल से भाई शुरू कर देंगे अब अपन नया पार्टनर है, नहीं, वो साल के बीच में हो रहा है। अब सपोज यहां पे मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूं कि साल शुरू हुआ यहां पे, पहले मैं लिख लूं यहां पे दो पार्टनर थे ए और बी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था, तो ये इनका ओल्ड रेशियो था, ठीक है, इनका ओल्ड रेशियो था। अब यहां पे सपोज कोई पार्टनर का एडमिशन हुआ, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ओके, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब कोई पार्टनर यहां पे, तो यहां पे इसे हम कहते हैं डेट ऑफ चेंज, इसे क्या कहते हैं, डेट ऑफ चेंज। फिर आगे तीन पार्टनरों का ए बी सी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सपोज 3:2:1 है,
तो ये हो गया इनका न्यू रेशो। अब ये जरूरी है कि किसी का एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ साल की शुरुआत में, नहीं, साल की कभी भी हो सकती है ना। तो सपोज यहां पे साल शुरू हुआ, समझने के लिए कहता हूं, साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2022 को, सपोज साल शुरू हुआ, ये खत्म होता है 31 मार्च 2023 को। लेकिन जो आपकी डेट ऑफ चेंज है, ये डेट ऑफ चेंज सपोज है 1 अक्टूबर 22 को, ठीक है। अब मैंने कहा कि सर ये तो 1 अक्टूबर, अब यहां पे कौन कौन पार्टनर्स, यहाँ कितने मंथ, अप्रैल से, और 1 अक्टूबर 30 सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये जो आपका 6 महीने, ये 6 महीने, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीने। तो एडमिशन यहां पर हुआ ना, ये एडमिशन यहां पर हुआ। तो ये जो 6 मंथ्स है, ये 6 मंथ्स और ये 6 मंथ्स, टोटल ये 12 महीने हो गए। तो ये जो 6 मंथ्स है, इस पे किसका हक है? इस ये 6 मंथ में जो भी यहां पे प्रॉफिट और लॉस, जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ए का और बी का हक है। लेकिन एडमिशन जब हो गया, उसके बाद का जो भी आपका प्रॉफिट रहेगा, उसके बाद का जो प्रॉफिट रहेगा, उस पे पार्टनर सी का भी रहेगा, ए, बी और सी। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे ऐसे कि आपको पूरे साल का प्रॉफिट दिए, और एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ये साल के बीच में कभी हुई, तो हम लोगों को यहां तक के इस पीरियड का प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस पीरियड पे के प्रॉफिट पे किसका हक है? ए और बी का। उसके बाद के प्रॉफिट पे किसका हक है? ए, बी और सी का। तो वो चीज भी अपने को ख्याल रखना रहेगा। अब ये जो भी आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, डेट ऑफ चेंज के पहले का जो भी प्रॉफिट होता है, उसको अपने को बांटना है, उसको अपने को क्या करना है? बांटना है। अब वो कैसे बांटना है वही मैं आपसे डिस्कस करूंगा। वैसे तो 6 चीज है टोटल आपकी, रिवैल्यूएशन, रिजर्व, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ चेंज, गुडविल, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी और अदर। लेकिन हम लोग अभी सिर्फ 3 के बारे में, गुडविल, जीएलपी और अदर के बारे में बाद में मैं डिस्कस करूंगा। तो जो आपके यहां पे 4th, 5th और 6th, ये जो 4th, 5th और 6th है, दैट इज गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी और जो अदर्स है, इसको अपन सेपरेटली डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस सेपरेटली। ओके, इसको सेपरेटली अपन डिस्कस करेंगे बाद में। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं बेटा, जो भी हो, ये 6 पॉइंट है, व्हाट इज गुडविल, जीएलपी, अदर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, फिर चाहे इन द फॉर्म ऑफ रिवैल्यूएशन हो, फिर चाहे वो रिजर्व में हो, या प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ चेंज, जो भी आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को मैं कैसे एडजस्टमेंट करूं, कैसे एडजस्ट करूं कि जिसको जितना हक था उसको उतना मिल जाए। अब मेन अपन जो बात करें, बस यहां जगह कम ना जाए, अकाउंटिंग के बारे में, स्पेस शायद कम जाएगा, एक सेकेंड। ओके, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आराम से अच्छे से लिख सकता हूं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं अकाउंटिंग किस तरीके से करूं, अकाउंटिंग किस तरीके से करूं, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे बच्चों, कि मैंने कहा कि ऐसी कैसी अकाउंटिंग करूं उसकी, कि जो एडजस्टमेंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनडिवाइडेड प्रॉफिट, उसको मैं कैसे बांटू। तो 2 तरीके होते हैं आपका। एक आपने कहे कि थ्रू कैश, मैंने कहा यहां पे थ्रू कैश, अब यहां पे मैंने लिखा थ्रू अदर देन कैश। अभी क्या चीज है, आराम से, जल्दबाजी नहीं, पेशेंस रखना, ध्यान से मेरी बात को आप सुनते जाएंगे। अब मैंने कहा कि मुझे एडजस्टमेंट करना, मैं कैसे बांटू वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनडिवाइडेड प्रॉफिट को, मैं कैसे बांटू। तो एक तरीका मुझे ये लगा कि हम लोग प्राइवेटली सेटल कर लेते। पहला तरीका जो मुझे लगा, 4 तरीके हैं।
पहला तरीका मुझे लगा कि मैं उसको प्राइवेटली सेटल कर लूं, प्राइवेटली सेटल करूं। प्राइवेटली सेटल करूं का मतलब क्या? तो पहले मैं यहां पे लिख लूं नो अकाउंटिंग, नो अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। बुक्स ऑफ द फर्म, ठीक है। अब देखो मैं आपको ना एक एक करके एक्सप्लेन भी करता हूं। अकाउंटिंग जो आपने पहला प्राइवेटली की बात की उसको अभी मैं कहता हूं, फिर आगे एक एक करके मैं बढ़ते जाता हूं। अब मैंने कहा कि सर ये क्या चीज है प्राइवेटली की जो आप बात कर रहे हैं, क्या है, मेरे को और भी लिखना रहेगा तो मैं यहां से शुरू करता हूं, ठीक है। अब मैं यहां पे एक सेकेंड, ओके, ठीक है। अब ध्यान से, मैंने कहा कि पहला तरीका आप मेरे को कह रहे कि इसको प्राइवेटली अपन सेटल कर लो। क्या मतलब होता है? मैं इसे प्राइवेटली सेटल कर लूंगा कैश में। समझा नहीं सर? हम कोई भी एक चीज लेते, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं, सपोज जनरल रिजर्व ले लेता हूं कि मेरे पास जनरल रिजर्व में है 1,20,000 रुपए। ये जो अपन एग्जाम्पल यहां पर लेते, किसी का भी ले सकते, मैं कोई भी पॉइंट रिवैल्यूएशन ले लो या कोई भी ले लो। अपन सपोज जनरल रिजर्व लेते 1,20,000 रुपए। अब समझना, मैंने कहा कि ये मेरा कैपिटल अकाउंट है, ये मेरा क्या है बेटा? कैपिटल अकाउंट है। आराम से अच्छे से समझते जाएंगे। मैंने कहा कि ये मेरा कैपिटल अकाउंट है। अब 3 पार्टनर आ गए, पहले तो एक ही पार्टनर था, अब 3 पार्टनर हो गए, ए, बी और सी। तो जब मैंने कैपिटल अकाउंट यहां पे बनाया तो यहां पे 3 कॉलम बने आपके, ए, बी और सी। 3 पार्टनर आपके ए, बी और सी, ए, बी और सी। अब जनरल रिजर्व कितना था आपका? जनरल रिजर्व था आपका 1,20,000 रुपए, एग्जाम्पल। तो आज अगर वो जनरल रिजर्व पार्टनर्स को मैं दे दूं तो वो किस रेशो में बटना चाहिए? इनका ओल्ड रेशो जो था, जनरल रिजर्व का ओल्ड रेशो अगर मैं बोलूं तो दैट इज 3:2 और 1,20,000 को 72,040 इसमें बटना चाहिए। लेकिन आज ना बांटते हुए सपोज मैं आगे बांटूंगा तो दैट इज 60,000, 40,000, 20,000। तो मैंने कहा चलो मैंने आगे चल के इस जनरल रिजर्व को बांटा, उनका कैपिटल बढ़ेगा, है ना, कैपिटल बढ़ेगा। तो जनरल रिजर्व आप वहां पे कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करें अगेंस्ट जनरल रिजर्व, तो आपने ये 60,000, 40,000 रुपए और ये 20,000 रुपए को बांटे। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको यहां पे ये प्राइवेटली सेटलमेंट का मतलब क्या है। आप पेशेंस रखना। आप बोलेंगे सर 60 क्यों बांट दिए सर ने? मैं बताता हूं, 2 मिनट पेशेंस रखना। अब क्या हुआ बच्चों यहां पे कि अब क्या हुआ यहां पे कि यहां पे ये 2 पुराने पार्टनर थे, पार्टनर ए और दूसरा पार्टनर जो था आपका पार्टनर बी। तो 2 पार्टनर थे आपके, पार्टनर ए और दूसरा पार्टनर था आपका पार्टनर बी। अभी 2 पार्टनर थे ए और बी। इनको अगर वो जनरल रिजर्व का बैलेंस, वैसे तो हक ए और बी का ही है। अब आप सोच रहे होंगे शायद कि सी को भी आपने क्यों दे दी, इस पर बात कर, 2 मिनट पेशेंस रखना। तो ए और बी का ही हक है। तो अगर आज देखा जाए तो ये तो आपने ए और बी को ही देना चाहिए था, मगर उन लोगों ने क्या कर, उसने बोला कि सर आज देखा जाए तो ए और बी को 72-48 होना चाहिए, आगे चल के 60-40-20 होगा। तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 12, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 8,000 रुपए का और सी गेन कर रहा है 20,000 रुपए का। तो ये यहाँ पे कॉफी शॉप में मिले, जो सीसीडी काफी फेमस है। चलो सपोज ये लोग सीसीडी में मिले, ओके, या कहीं और मिले, जहां पर भी मिले, ठीक है, कोई कॉफी शॉप में ये लोग मिले और ये तीसरा पार्टनर, ये रहा तीसरा पार्टनर। ये तीसरे पार्टनर ने कहा क्या हुआ भाई, क्या हुआ? मैं हूं सपोज वो तीसरा पार्टनर। कौन है वो तीसरा पार्टनर? मैं हूं मिस्टर सी। मैंने कहा अरे आओ 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 ए। मैंने कहा आइए 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 मिस्टर ए, बैठिए, कॉफी शॉप में बैठे हम लोग। मैंने कहा आइए 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 मिस्टर ए, बैठिए, कैसे आप? मिस्टर ए मेरे सामने बैठ गया। मैंने कहा आइए आइए मिस्टर बी, आप क्यों शर्मा रहे, आप भी बैठिए। मिस्टर बी भी बैठ गया। वो रोने लगे, वो रोने लगे। मैंने कहा क्या हो गया? अरे भाई रो क्यों रहे? ये रोने लगे। मैंने कहा रो क्यों रहे, क्या हो गया ऐसा जो रोने लगे? ये कहता है कि मेरा नुकसान हो गया। मैंने कहा क्या नुकसान हो गया? वो कहता है कि आज मुझे, आज जो 72 मिलना चाहिए था, आगे चल के 60,000 रुपए मिलेंगे।
रिजर्व का, क्योंकि नया पार्टनर आ गया सी, मैं हूं सी। मैंने कहा आप मेरी वजह से रो रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी वजह से रो रहे हो। वो कहते रो नहीं तो क्या करूं, जो मुझे 72 मिलना चाहिए था आगे चल के कितना मिलेगा, 60,000 रुपए। बी भी रोने लग रहा है। मैंने कहा बी क्या हो गया तुम्हें, तुम भी रो रहे हो? तो बी कहता है हाँ हाँ मैं भी तो रोऊंगा ही ना, जो मुझे, ये सपोज ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसको जो आज 72 मिलना चाहिए था आगे चल के 60 मिलेगा, इसे जो 48 मिलना चाहिए था आगे चल के 40 मिलेगा, और इस सी भाई साहब को कुछ भी नहीं, आगे चल के इनको कितना मिलेगा, 20। तो यहां पे तो ये ए तो सेक्रीफाइस कर रहा है 12,000 रुपए का, ये बी भी तो सेक्रीफाइस कर रहा है 8,000 रुपए का, और यहां पे 20,000 रुपए का सी भैया गेन कर रहे। तो रो रहे ए और बी, रो रहे कि हमारा नुकसान हो जाएगा, जो आज 72 मिलना चाहिए था आगे चल के 60 ही मिलेगा। तो वो कहता है कि 12,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा ना 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 ना, रो मत। मैंने कहा 12 का नुकसान होगा, कोई बात है तुम्हारे लिए? मैंने कहा रुको 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ। मैंने कहा अरे रुको भाई ये क्या हो गया, ठीक है। मैंने कहा 1 मिनट रुको, ये लो 12,000 रुपए, ये मेरे सामने ए बैठा है, मैंने निकाला जेब से ये पैसों की गड्डी, ये पैसा ही पैसा। मैंने कहा ए तुम रोते हो, रो मत, ये लो 12,000 रुपए। मैंने कहा बी तुम भी रो रहे हो, ये लो तुम्हारा 8,000 का नुकसान होगा, तुम भी 8,000 रखो। तो मैंने इनको प्राइवेटली जाके कॉफी शॉप में मिला और ए भैया को 12,000 रुपए दे दिया, बी भैया को 8,000 रुपए दे दिया, और मेरे पास से 20,000 रुपए चले गए। तो ये 20,000 रुपए मैंने दे दिया बच्चों, ये 20,000 रुपए मैंने दे दिया, ये 8,000 रुपए और ये 12,000 रुपए। ये 20,000 रुपए मैंने क्या करा, ये 20,000 रुपए मैंने दे दिया ए को 8 और बी को, सॉरी ए को 12 और बी को 8,000। मैंने कहा हो गया, मिल गया जो सेक्रीफाइस कर रहे हो, अब रो मत। अब आगे चल के कुछ दिनों बाद हमने रिजर्व को बांटे 60,000, 40,000 और 20,000 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किसमें बांटे आपने? 3:2:1 में। अब इनका यहां पे बैलेंस आया, इनका यहां पे बैलेंस आया 60,000 रुपए, 40,000 रुपए और यहां 20,000 रुपए। तो यहां पे ये चिंटू मिंटू ए और बी जो है, ए नाटकबाजी कर रहा था। ए बोले ये क्या हुआ, बोले क्या हो गया, बोले सर मेरे को तो 72 मिलना चाहिए था, मुझे तो यहाँ पे बैलेंस 60 का आ रहा है, मेरे साथ अन्याय हुआ, यहाँ पे 60 मिलना था 72। मैंने भाई साहब इतनी नौटंकी करने की जरूरत नहीं है तुमको कि 72 मिलना चाहिए था, मेरे को 60 ही दिए। भूल गए हम लोग मिले थे कोई कॉफी शॉप में, याद है हम लोग मिले थे कोई कॉफी शॉप में और मैंने आपको वहां पे 12,000 रुपए नगद दिया था कैश। अच्छा, और सी तुम भी ओवर स्मार्ट बन रहे हो, तुम्हें याद नहीं, तुम्हें याद नहीं, तुम्हें याद नहीं कि मैंने ये 40,000 का बैलेंस आया तो नाटकबाजी कर रहा है यहाँ पे मिस्टर बी। वो कहता है ओ मेरे को 40 नहीं, मेरे को 48 होना, मैंने एक दूंगा रख के। मैंने कहा 40 बैलेंस ये है कैपिटल अकाउंट में, 8 जो कम हुआ है ना, 48 आना चाहिए था रिजर्व का, 8 जो कम हुआ है, भूल गया सीसीडी। वो सीसीडी में मैंने तुमको 8,000 रुपए कैश दिया था, प्राइवेटली सेटल किया था, फॉर्म्स की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ, प्राइवेटली बाहर सेटल हो गया। तो फॉर्म की बुक्स में आपको बैलेंस कम दिख रहा है आपका 12 और 8,000 से, कोई दो राय नहीं। लेकिन भाई साहब वो 12 और 8 तुमको अलग से मैंने दे चुका हूं, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से इसका सेटलमेंट कर ली अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का, जो नुकसान हो रहा था, जो सेक्रीफाइस हो। अब आगे चल के इनको 60 और 40 मिला भी तो देखे ना, वो रो नहीं सकते कि 60 और 40 क्यों दिए, हमको तो 72 और 48 मिले थे, तो रख के मारेंगे अपन उनको। क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे 60 और 40 मिला हमको तो 72 और 48 मिलना चाहिए था, तो बोलेंगे 12 और 8 कम मिले, तो 2 रख के मारेंगे। बोलेंगे याद है कॉफी शॉप जहां पे मिले थे, जहां पे मैंने कैश दिया था 12,000 रुपए और 8,000 रुपए, मां तुमको कैश वो मिली थी, वो 12, और ये फॉर्म की बुक्स में जो अभी आपको 60 का बैलेंस है, तो देखा जाए तो आपको बराबर 72 ही है, ठीक है। आज विड्रॉ नहीं करे, जब भी फॉर्म से विड्रॉ करे, लेकिन ये 60 और 12 72 का ही सेटलमेंट, ये आपका 40 और 8 करो तो 48 ही होता है वो। ओके, तो आप एक कौन सा तरीका बेटा, वो आप सेटल कैसे करो, प्राइवेटली आप उसको सेटल कर रहे हो। अब मैं एक ही चीज को रिजर्व को मैं अलग अलग एंगल से आपको बताता हूं, ठीक है। अब सेकंड मैंने कहा कि कैसे करूं सेक्रीफाइस जो कर रहे हो पार्टनर्स आपके, दूसरा होता है थ्रू
कैश में करे लेकिन थ्रू जस्ट 1 मिनट। ओके, थ्रू ओके फॉर्म। अभी इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं लिख लू कैश। अच्छा, इसकी एंट्री, अच्छा नो एंट्री, नो अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म। तो बुक्स ऑफ द फॉर्म में अपने को कोई भी अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये आपने प्राइवेटली सेटल करे ना 12,000 और 8,000 रुपए प्राइवेटली सेटल हो गए, तो इसकी फॉर्म की बुक्स में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ओके अब ये मतलब सर रिकॉर्डिंग, अरे रिकॉर्डिंग नहीं मगर यहां कम भी दिए ना 12 और 8, तो बराबर वही आ गया इफेक्ट। अब यहां पे सेकेंड थ्रू फॉर्म, तो यहां पर आपने लिखेंगे कैश अकाउंट will be debited, cash account will be debited by the amount received from the gaining partner. This will be credited. This will be credited to the account of sacrificing partner. अब ये कहते हैं कि कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द गेनिंग पार्टनर एंड दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मतलब समझा नहीं सर ये क्या कहना चाह रहा है, तो अब मैं आपको समझाता हूं। सेकंड तरीका जो है ना थ्रू फॉर्म, ये पहला हुआ था, अब दूसरे वाले की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे मैंने कहा, यहां पे ये जो सेकंड तरीका था थ्रू फॉर्म, कैश ही लेके आ रहे फॉर्म में। अब देखो क्या हुआ, ये हमारा कैपिटल अकाउंट, बात वही है कि भाई यहां पे तो वो रो रहे हैं ना ए और बी, मतलब क्यों रो रहे, बोले कि सर नहीं 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 हमको तो 70 to 48 मिलना चाहिए। तो मैंने कहा रो क्यों रहे हो। अभी जो नया पार्टनर आया ना उसने बोला कोई दिक्कत की बात नहीं, जो भी गेन कर रहा हूं उतनी मैं क्या करता हूं, मैं कैश लेके आ जाता हूं। जो भी मैं गेन कर रहा हूं ए बी सी, ए बी और सी, तो नया पार्टनर कहते हैं कि जो भी मैं गेन कर रहा हूं उतने का क्या करता हूं, मैं कैश लेके आ जाता हूं। वो बाहर सेटल कर रहे थे, पॉइंट नंबर 1 में कहां सेटल कर रहे थे, वो बाहर सेटल कर रहे थे। अभी पॉइंट नंबर जो बी, ये सेकंड फर्स्ट पॉइंट बाहर है, अभी उन्होंने बोला नहीं मैं फर्म में कैश लेके आता हूं। सो ये एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट ओके टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यहां पे टू एज अकाउंट और टू बीज अकाउंट। तो यहां पे सपोज एग्जांपल के तौर पे हमारा था वो 20,000 रुपए और वो था फिर यहां पे 12,000 रुपए से सेक्रीफाइस कर 8,000 रुपए, तो टोटल ये जो लेकर आया 20,000 रुपए न्यू पार्टनर सी। तो वी विल नॉट पास एंट्री कैश टू सी, तो क्यों अपने एंट्री पास करे, जो सेक्रीफाइस करे उनके कैपिटल अकाउंट को बढ़ाए। दूसरा तरीका जो सेटलमेंट 20,000 रुपए का, उसको कैसे सेटल कर रहे हैं अपन गेन और सेक्रीफाइस को कि फर्म में पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए, अब टू सीज कैपिटल मत करना, जो सेक्रीफाइस करे उसको आपने क्या करे क्रेडिट 12,000 और 8। तो देखो इफेक्ट बराबर वही होगा, तो मिनट पेशेंस रखना। मैंने कहा कि जो पैसा लेकर आए तो एंट्री पास हुई कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो मैंने पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करा अगेंस्ट कैश 12,000 रुपए और 8,000 रुपए, 12,000 रुपए और 8 कैश अकाउंट डेबिट एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। आगे चल के उस रिजर्व को मैंने बांटा, जनरल रिजर्व को बांटा, तो उनको बांटूंगा तो उनका कैपिटल बढ़ेगा। तो 3:2:1 उनका रेशियो था, तो वो 1,20,000 था, 3:2:1 में आप बांटोगे तो 60,000, 40,000 और 20,000, 60,000, 40,000 और 20,000, आप इसको इस रेशियो में यहां पे बांटोगे। ओके, तो अब देखिए यहां पे कि यहां पर इनको मिलना कितना चाहिए था, ए और बी को मिलना चाहिए था यहां पे उनको 72, टोटल कितना हो रहा है यहां पे देखो 72। तो आप अगर इनका भी कैपिटल अकाउंट का अगर बैलेंस यहां पे देखोगे, मैं यहां पे बैलेंस लिखता हूं, बैलेंस अगर मैं लिखूं
तो ए का तो 72,000 ही आ रहा है, ए का कितना आ रहा है 72,000 आ रहा है आपका। बी का कितना आ रहा है, बी का आप देखोगे तो 48,000 आ रहा है, तो 48,000। अब आप यहां पे अगर ऑब्जर्व करो, बी ने सी ने कैश लाया, ठीक है, तो ये 20,000 रुपए, लेकिन जब उसने कैश लाया तो अपने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को आपने क्रेडिट कर। देखो अब इस चीज को अच्छे समझना, यहां पे इसको 48 मिलना चाहिए था, इसको 48 मिलना चाहिए था और उसको 48 ही मिला। देखो यहां पे 48 मिले, 48 ही बैलेंस हुआ। तो ये तो आप न्यू रेशियो में बांटोगे, 60-40-20 में भी बांटोगे बेटे, 60,000 40,020 आपने बांटे, लेकिन जो इसको 12,000 रुपए कम मिल रहा था ए को, और जो बी को 8,000 रुपए को जो सेक्रीफाइस करता, तो जो नए पार्टनर ने कैश लेकर आया, जो जितने से गेन करा उतनी कैश लेकर आया, तो आपने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर, तो एंट्री पास करे आपने कैश अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जितने से सेक्रीफाइस कर रहे, तो ये 12,000 और 8 से सेक्रीफाइस उतने से क्रेडिट करे, तो बराबर देखो इनका बैलेंस कितना आ गया 72-48, उतना ही आ गया। यहां पर भी आप बोलेंगे नहीं सर यहां तो 60-40 है, अरे डांट खाओगे, 60-40 60 प्लस प्राइवेटली 12 दिए तो 60 और 12 करो 72। अच्छा 40 यहां पे बैलेंस आ रहा हो, 8 प्राइवेटली दिया था, 40 प्लस 8 कितना हो गया 48, तो बराबर 72 और 48 पे ही बात आ रही है। तो आपने यहां पे क्या एंट्री पास करे बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, यहां पे एंट्री क्या पास हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब क्या हुआ यहां पे, थ्रू अदर देन कैश। अब इसको समझना क्या चीज हो रहा है। अब मैंने कहा नहीं, वो हमको 20,000 रुपए का जो गेन कर रहा है मिस्टर सी, वो तो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे जो दूसरे दो पार्टनर है ए और बी, वो क्या कर रहे हैं बच्चों, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं आपके ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उसको कैसे एडजस्ट करें। तो दूसरा तरीका अब आपका हो रहा है, यहां पे जो थर्ड तरीका है, विदाउट चेंजिंग बुक वैल्यू और बाय सिंगल जर्नल एंट्री, अब समझना है क्या चीज है। ओके यहां पे जो आप ये, तो फिर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में लिखता हूं, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, ओके, and sacrificing partner account will be credited, अब समझना बेटा, मैं बल्कि मैं इनफैक्ट यहां पे एंट्री तो मैंने यहां पे लिखा हूं, मैं एंट्री वहां पर भी लिख दूंगा, 2 मिनट रुकना। यहां पे जो एंट्री पास हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जो आपने यहां पे एंट्री पास किए थे, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, तो ये आपका था 20,000 रुपए, ये आया था आपका 12 और ये 8। ओके अब ध्यान से, अब क्या हुआ यहां पे, सी ओवर स्मार्ट बन रहा है। मैंने कहा अरे सी कैसे हो बताओ, तो सी कहता अब सी ओवर स्मार्ट बन रहा है। मैंने कहा चलो हमें 72 मिलना चाहिए, तो 60 ही मिलेगा आगे चल के रिजर्व जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैंने कहा चलो मिस्टर सी लाओ 12 का नुकसान, मैं ए और बी कहने लगे, मैं वो मिस्टर सी, ए मेरे को लाओ मिस्टर सी 12 लाओ, बी चिल्लाने लगा लाओ मैं 8 से सेक्रीफाइस करो। मैंने कहा तुम भैया 12 से सेक्रीफाइस कर रहे हो, ए भैया। मैंने कहा बी भैया तुम कितने से सेक्रीफाइस कर रहे हो, बी भैया सेक्रीफाइस करे 8 से। मैंने कहा चलो चलते कहीं कॉफी शॉप में चलते, बढ़िया कॉफी पियेंगे। कॉफी पीते मैंने फट से निकाला 12,000, मैंने ए को दे दिया 12, फिर फट से निकाला 8,000 और बी को दे दिया मैंने 8,000 रुपए। तो ए और बी को मैंने, ए को दे दिया 12,000 रुपए और बी को कितना दे दिया बेटा 8,000 रुपए। अब क्या हुआ, आगे चल के यहाँ पे रिजर्व 60 और 40 भी बटा, तो वो रो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैं उनको बोलूंगा भाई साहब ये 60 का बैलेंस आ रहा है, 12 मैंने प्राइवेटली कॉफी शॉप में दिया हूं, तो टोटल तुमको 72 हो गए।
ये 40 का बैलेंस आ रहा है और ये 8 मैंने तुमको पहले दे रखा हो, तो 40 + 8 48, ठीक है। अब यहां पर लाए सेकंड केस में, मतलब क्या ये हरकतें कर रहे हो, कॉफी शॉप में मिल रहे हो ना, चलो आज मतलब फॉर्म में अपन उसको अकाउंट करो, अकाउंटेंट बन रहे, चार्टेड अकाउंटेंट बन रहे, बोले हम अच्छे से करो, क्या बाहर बाहर सेटल कर लो उसको, फॉर्म में सेटलमेंट करते। तो फॉर्म में उसने कैश लेकर आया, तो कैश आए 20,000 रुपए, जितने से गेन कर रहा था। तो ए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर दे जितने से सेक्रीफाइस कर रहे। तो एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, यहाँ पे 12,008, तो इनको 12 और 8 से बढ़ा दिए, तो टोटल यहाँ पे आगे चल के 60 और 40 से क्रेडिट कर दो, ए रो नहीं सकता, अरे मेरे को 60 से क्रेडिट कर, नालायक 60 से क्रेडिट करो, पहले 12 से भी क्रेडिट करे ना, 12 और 60 आ गए 72, ये 40 से क्रेडिट करो, पहले 8 से भी क्रेडिट करें, बैलेंस आ गया 48। हाँ, तो वो आपने उनके अकाउंट को क्या कर दी बच्चों, उतने से क्रेडिट करे। कैश उनने नहीं ले, कैश किसने लाया था, सी ने लेकर आया, सी के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट नहीं करे अपन ने, ए के और बी को, उनके कैपिटल अकाउंट बढ़ा। देखो विड्रॉल ऑफ कैश एक अलग चीज होती है, कैश विड्रॉ नहीं कर रहे हैं ए और बी, मगर उनके कैपिटल अकाउंट बढ़ गए यहाँ पे 60-40 और ये 12 और 8, तो टोटल 72-48 उनके बराबर कैपिटल का बैलेंस आ रहा है। उन्हें विड्रॉ नहीं करे अमाउंट, आगे कभी भी विड्रॉ कर सकते हो फॉर्म से। ओके, अब तीसरे केस में हमारे जो मिस्टर सी थे, हमने मिस्टर सी को बोले, मिस्टर सी मैंने कहा लाओ 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 पैसा लाओ पैसा लाओ, तो मिस्टर सी यहाँ पे ओवर स्मार्ट बन रहा है। मैंने कहा चलो कॉफी शॉप में दे दो हमको वो 12 और 8 हजार रुपए। बोले नहीं 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 नहीं, बाहर कैसे दूं, फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। मैंने ठीक है भाई साहब, लाओ फॉर्म में पैसा लाओ, 20,000 में एंट्री पास कर देते, कैश अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन जो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो जितने सेक्रीफाइस करो उस अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। अब वो ओवर स्मार्ट बोले नहीं 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 नहीं, पैसा ही नहीं ना मेरे पास। बोले 20,000 रुपए मैं कहां से ला, मैंने आगे चल के मेरा फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है 20,000 रुपए का, और मुझको कहता है कि मुझे कहता है कि 20,000 रुपए गेन होगा। बोलते कैश नहीं है, मैंने आगे चल के जब बटेगा वो तो तुमको 20,000 रुपए रिजर्व का तुम्हारे कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट हो जाएगा। और मैंने कहा तुम मुझसे कहते हो कि पैसा नहीं है, चलो मैंने बोला 20,000 रुपए नहीं है रूढ़े का नहीं है, मैं नहीं दे सकता। मैंने बोला ठीक है भाई एक काम कर, स्मार्ट बन रहा है, हम लोग भी स्मार्ट है, निकले हमको भी अकाउंटिंग आती है। तो मैंने कहा कि एक एंट्री पास कराओ। ये नलायक मिस्टर सी कहता है कि पैसा नहीं है, मैंने कहा एक एंट्री पास करो, हमने एंट्री पास करे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अरे सर ये क्या एंट्री पास हुई? अरे मैंने कहा सही एंट्री पास हुई, ये ओवर स्मार्ट बन रहा था, तो हमने बोले कैश लाता तो एंट्री पास करते, कैश अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि वो सेक्रीफाइस करेंगे आगे, तो उनके कैपिटल अकाउंट को यहां पर अपन ने बढ़ा दिए। अब यहां पर भी अपन ने जो पार्टनर सेक्रीफाइस करे उनके कैपिटल अकाउंट को अपन ने बढ़ा दिए, लेकिन बच्चों उसने कैश लेकर आया कि नहीं, तो उसके कैपिटल अकाउंट को अपन ने क्या कर दिया, डेबिट। तो सर उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्या करे, उसके कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट करे तो क्या हुआ उससे? मैंने कहा भूल गए, डिक्रीज इन कैपिटल हो गया। कैपिटल अकाउंट को जब आप डेबिट करते हो डिक्रीज इन कैपिटल। अच्छा जब क्रेडिट करते हो तो क्या होता है? तो जब क्रेडिट करते हो उससे कहते हैं हम इंक्रीज इन कैपिटल। अरे हां सर, यहां पे तो अब समझ में आया, ये ओवर स्मार्ट बन रहा था कि पैसा नहीं है पैसा नहीं है। अपन ने भी चालाकी करे और अपन ने क्या करे, वो पार्टनर के क्या जो गेनिंग पार्टनर था उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर दी बच्चों, अपन ने डेबिट कर दी, डिक्रीज इन कैपिटल। मतलब कैश नहीं है, नाटक कर रहा है, पैसा नहीं है। मैंने कहा पैसा नहीं है, नाटक कर रहा है, मतलब पैसा रहने दे। मैंने कहा कोई फिक्र नहीं, हम तेरे कैपिटल अकाउंट को कम कर देंगे, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट। तो मैंने उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करा बच्चों, डेबिट करा। पैसा लाता तो कैश अकाउंट डेबिट करता, मैंने उसके कैपिटल अकाउंट को कम कर दिया। तो आप बोलने लगे सर ऐसा क्या हो गया, उसके कैपिटल अकाउंट को कम कर दिया तो क्या हो गया? मैंने कहा अभी बताता हूं मैं क्या हुआ आपको, ठीक है। अब अपन थर्ड तरीका जो था आपका एडजस्टमेंट, इसको कहते हैं एडजस्टमेंट बाय सिंगल एंट्री भी कहते हैं इसको, ठीक है, एडजस्टमेंट बाय सिंगल एंट्री। तो ये क्या है एडजस्टमेंट बाय सिंगल एंट्री? मैंने कहा अभी बताता हूं मैं इसको, इसमें क्या है। अब देखो ये है कैपिटल अकाउंट हमारा, तो ये 3 पार्टनर
पार्टनर ए, पार्टनर बी और सी, ए बी और सी। तो पार्टनर ए बी और सी, अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। तो क्या हुआ, आपने वो एंट्री क्या पास करे, आपने एंट्री पास करे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से गेन कर रहा है, 20,000 रुपए से। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू एज कैपिटल कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है, मैंने कहा 12,000 से। टू 20 कैपिटल, ये सेक्रीफाइसिंग पार्ट कितने से सेक्रीफाइस कर, 8 से। तो आपने सी के कैपिटल अकाउंट को पहले डेबिट करे अगेंस्ट ए और बी। तो सी के कैपिटल अकाउंट को आपने क्या करे, सी के कैपिटल अकाउंट को आपने यहां पे डेबिट करे, सी के कैपिटल अकाउंट को क्या करे, डेबिट करे 20,000 रुपए अगेंस्ट ए। सो यहां पे ए कैपिटल अकाउंट, सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करे 12,000 से और 8,000 रुपए से। अगेंस्ट ए 12 है, अगेंस्ट बी 8,000। तो आपने यहां पे सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दी 20,000 से। ये देखो 12 और 8 20 हुआ, ए और बी। फिर आपने ए को क्रेडिट करे और बी को भी क्रेडिट करे अगेंस्ट सी। तो बाय यहां पे सी कैपिटल अकाउंट, ए को क्रेडिट करे 12,000 रुपए से और बी को क्रेडिट करे 8,000 रुपए। तो होश में रहना, एंट्री में कंफ्यूज मत होना। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो सी को डेबिट करे, तो सी के कॉलम में देखो डेबिट करे आपने, ये अगेंस्ट 20,000 है, अगेंस्ट ए और बी 12 और 8, तो 12 और 8। फिर आपने क्रेडिट करे ए को, तो ए को देखो आपने क्रेडिट करे 12,000 से और बी को आपने क्रेडिट करे 8 अगेंस्ट सी। अब वो रिजर्व बांटे 1,20,000 का, तो आपने बाय जनरल रिजर्व, वही आपका 3:2:1 में बटा 60,000, 40,000 और 20,000, 60,000, 40,000 और 20,000। अब मैंने कहा बैलेंस निकालो, तो बैलेंस निकाले हमने, बोले 72, 48। सो यहां पे 72, 48 और ये 20। तो यहां पे बैलेंस देखे आपने, तो बैलेंस जब मैं यहां पे देखने लगा तो ए का आ रहा है बैलेंस आपका 72, बी का बैलेंस आ रहा है 48 और यहां पे कोई नहीं। अब देखो यहां पे बच्चों, यहां पर भी अगर आप देखोगे तो ये तो बराबर 72 और 48 आया बराबर। तो क्यों उसने कैश नहीं लाया, तो अपन ने उसको सीज कैपिटल में एडजस्ट किया। अब इसका यहां पे बैलेंस 0 क्यों, अब इसको समझना थोड़ा, इसका यहां पे 20 बैलेंस आ रहा है, यहां पे 0 क्यों आ रहा है, यहां पे 20 आ रहा है, यहां पे 20 है, यहां पे 0 क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसने कैश लाया नहीं है, ओवर स्मार्ट बन रहा है वो, कैश लाया नहीं। कैश लाता तो उसका यहां पे इफेक्ट आता था ना, उसका कैश ला, यहां पे कैश लाया नहीं, तो इसलिए अपने उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को यहां पे डेबिट करे, उसके कैपिटल को कम कर दिए, इसलिए 0 पे आ गया। ओके, इसलिए वो किस पे आ गया, 0 पे आ गया। अब आते अपन आखिरी वाले पॉइंट पे बेटा, ठीक है। आप सेटल कैसे करो 20,000 रुपए का, तो यहां पे 4th पॉइंट, ओके, बाय 4th, बाय मेकिंग अप्रोप्रिएट। अब वो रिवैल्यूएशन भी हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक रिजर्व दिया कि कैसे सेटलमेंट करते हैं, ठीक है। बाय मेकिंग अप्रोप्रिएट चेंजेस इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स हो सकती है। अभी हमारा एसेट का केस नहीं है, रिजर्व समझा रहा हूं। लाइबिलिटीज भी हो सकती है रिवैल्यूएशन के केस में, वो आएगा, घबराना मत। जो बस जिस वक्त जो बोलता हूं उस पर फोकस करना। आपसे ज्यादा मुझको आपका ख्याल है कि किस तरीके से पॉइंट्स को आगे चल के कनेक्ट करना है सारे। तो जिस वक्त जो बोलता आपका सिर्फ फोकस ही हो ना कि सर ने जो बोले उस पर अपने को ध्यान देना, ठीक है। ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज और गुडविल, रिजर्व्स एक्सेट्रा and giving second effect to all partners in old ratio। अब इसको 2 मिनट समझेंगे। अब बोले क्या नाटक लगा के रखे हो, बोले सर, मैंने बोला क्या नाटक लगा के रखे हो सर आपने, ओके कि वो बार बार उसमें वो 12,000 रुपए का, 8,000 रुपए का उसे गेन कर रहा है तो उसको सेटल कर रहे हो, कभी प्राइवेटली कर रहे हो, कभी फर्म में, कभी प्राइवेटली कर रहे हो, कभी उसको फर्म में कैश ला रहा है वहां से कर रहे हो, कभी नहीं ला रहा पा रहा तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दे रहे हो। तो उससे अच्छा उसको गेन होने ही मत दो ना,
क्या को उसको गेन होने दे रहे हो? वो 1,20,000 अभी बांट लो ना, इतना हेडेक क्यों पालते हो आप लोग? वो मैंने कहा इतना हेडेक क्यों पाल रहे हो? आपका जो रिजर्व है उसको दे काय को रहे हो 20,000 रुपए? यहां पर आपने चौथे आपने 20 दे काय को रहे, ये 20 बांट दिया आपने, यहाँ पे 20 बांट दिए। अब आपको शौक था 20 बांटने का, इसीलिए जब आप हमें 20 बांट रहे हो ना, तो जब भी इसीलिए मेरे को सेटलमेंट करना पड़ा। यहां पर आपने 20 दे दिए इसको, यहां पे 20 दे रहे हो, यहां पे उसके कैपिटल को 20 से क्रेडिट को, तो इसीलिए मेरे को सेटलमेंट करना पड़ रहा है वो 20 का, क्योंकि उसका हक नहीं हो 20,000 रुपए पे, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड पुराना प्रॉफिट ए और बी का है, तो ये 20,000 रुपए का मेरे को यहां सेटलमेंट करना पड़ रहा है। ये मैंने 20,000 रुपए का यहां सेटलमेंट करा, फिर ये 20,000 रुपए यहां पे फॉर्म में 20,000 रुपए लेकर आया, वो समझ रहे, वो सेटलमेंट कर रहा है। ये 20,000 रुपए यहां पे, ये कैपिटल अकाउंट को यहां पे, तो ये 20,000 रुपए को सेटलमेंट कर रहा है, क्योंकि उसके कैपिटल अकाउंट को आप यहां क्रेडिट कर रहे हो 20,000 रुपए से। वो 20,000 रुपए उसका हक नहीं है, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, पुराना प्रॉफिट है, वो रिजर्व का, उस पर ए और बी का हक है। उसको आप अगर क्रेडिट करोगे, उसको अगर दोगे, तो उससे रिकवर भी करोगे। एक हो रहा है प्राइवेटली कॉफी शॉप में मिलकर रिकवर कर रहे हो, एक हो रहा है फर्म में कैश लेकर आया 20,000 रुपए, और तीसरा तरीका एक था उसका कि उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का आपने यहाँ पे डेबिट कर दी, वहां से सेटलमेंट कर दी, क्रेडिट करे फिर डेबिट करके कैंसिल भी कर दे रहे हो। तो तीसरा तरीका में भी आप तीनों तरीके में 20-20 कहीं ना कहीं एडजस्ट करो। एक प्राइवेटली में कैश ले रहे हो, एक फर्म में कैश ले रहे हो 20, एक में कैपिटल अकाउंट बेचारे का 20 से कम कर दे, तो आप उसको 20 देते काय को? चौथा तरीका बोलते इतना काय को हेडेक पालते हो, अरे देते ही काय को? तो मैंने फिर क्या करूं भाई, इतना डांट क्यों रहे? मैंने कहा सुनो एक काम करो ना, अभी इससे कंफ्यूज मत हो ना, रिवैल्यूएशन वाले इसमें आएंगे, अपन वहां पे बात करेंगे रिवैल्यूएशन, इससे व्हाट इज रिवैल्यूएशन सब घबराना मत, ठीक है? अपन बाद में बात करेंगे व्हाट इज रिवैल्यूएशन, गुडविल, ये सब इसको छोड़ो, अभी रिजर्व की बात चल रही, बस ऑब्लिक रिजर्व में लिख देता हूं। तो मैंने लिखा रिवैल्यूएशन, गुडविल और रिजर्व अकाउंट। अभी रिजर्व की बात करें, बस उसी पे ध्यान दो। रिजर्व के होते क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस होते, क्रेडिट बैलेंस तो उसको कैंसिल ट्रांसफर करे, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में बांटो, इसको खत्म करो। उसको दो ही नहीं ना, वो न्यू पार्टनर को दो ही मत, तो हेडेक ही नहीं कि प्राइवेटली सेटल करो, ये सेटल करो, वो सेटल करो, हेडेक लगाए, उसको दो ही मत, 20 दो ही मत, उसको उसका हक नहीं है ना, तो क्या उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हो, मत दो उसको, हेडेक ही नहीं हो रहा, उसको दो मत 20,000 रुपए का, क्रेडिट ही मत करो उसके कैपिटल अकाउंट को। फिर कोई प्राइवेटली सेटलमेंट की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्म में 20,000 कैश लाने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है? बहुत खांसी हो रही है ना। कोई फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं 20,000 रुपए, तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने की जरूरत थी, सीधा और रिजर्व बांटो बेचारे पुराने पार्टनर्स को। तो चौथा तरीका जो है आपका, फोर्थ तरीका, बाय गिविंग effect, by giving effect to old partner in old ratio। तो अब मैंने कहा कैपिटल अकाउंट मैंने यहां पे बनाया, तो 3 पार्टनर ए, बी और सी। और एक चीज ख्याल रखना बेटे, ये चैप्टर में बहुत हैवी चीजें बाहर आएंगी, एडवांस चीजें आएंगी, उस पे जाने के लिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं तुमको रटाऊं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कोई चीज को रटाऊं मैं आपको, लेकिन वो चीज पे जब अपन जाएंगे, ये बेस है। अभी सिर्फ आपका फोकस होना कि जो मैं आपसे कह रहा हूं उस चीज पे अपने को ध्यान देना, बस खत्म बात। अब आपने बोले कि इस तरीके में आपने रिजर्व जो आप बांट रहे हो, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दो सर, बस खत्म बात। यहां पे क्या होता है, आप यहां पर भी रिजर्व बांट रहे थे, यहां पर भी रिजर्व की एंट्री पास है, लेकिन रिजर्व अकाउंट ये एंट्री तो हो रही थी, लेकिन इसके अलावा आप और एक एंट्री पास करते हैं यहां पे, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर न्यू रेशियो सॉरी। तो ये चारों केस में रिजर्व आपने क्रेडिट यहां पर भी करे, यहां पर भी एंट्री पास है, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। अब यहां पे उसको दे ही नहीं रहे पर, तो सवाल ही नहीं उठ रहा ना उसको अपने को एडजस्टमेंट की, तो यहां पर आपने लिखे बाय जनरल रिजर्व, तो 3:2 में बांटो, तो ये हो गया 72,000 और 48।
आपने यहां पे क्रेडिट ही नहीं करे ना न्यू पार्टनर को, तो ये जो आपका सेटलमेंट का सवाल ही नहीं उठता, सेटलमेंट का सवाल ही नहीं उठता। ये 72,000 48 72,000 और 48,000, तो यहां पे आपने सी को क्रेडिट ही नहीं करे ना, तो यहां पे उसको कोई एडजस्टमेंट की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। आप बोले देते क्या है कि उसको दो फिर एडजस्ट करो, दो ही मत उसको, तो आपने ओल्ड पार्टनर्स को बांट दी। अब क्या होगा बच्चों यहां पे यहां पर अगर देखो तो ये कॉमन फैक्टर जो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ सब में आएगा। तो 6 चीज के बारे में मैंने आपसे बात किया था। एक था आपका रिवैल्यूएशन वाला, एक था आपका बच्चों रिवैल्यूएशन रिजर्व प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ चेंज, तो ये, और एक था आपको गुडविल जीएलपी के बारे में बात करूं, इसके एंट्रीज भी मैं सिखाऊंगा रिवैल्यूएशन ये सब, डोंट वरी अदर्स। ये 3 के बारे में तो बाद में डिस्कशन सेपरेटली होगा, लेकिन जो अकाउंटिंग का जो तरीका होता है ना, अकाउंटिंग का जो तरीका होता है, जो गुडविल वाला जो पार्ट है ना आपका गुडविल वाला, वो आपको क्वेश्चन में अकाउंटिंग तो ऐसे ही करना है, कोई भी पार्ट हो, तो गुडविल वाला भी एडजस्टमेंट सारे में सिखाऊंगा। लेकिन जो गुडविल का ट्रीटमेंट इस तरीके से होता है, या तो क्वेश्चन में आपको बोलेगा ये वाले तरीके से गुडविल करो बेटे, या आपको बोलेगा ये वाले तरीके से गुडविल का एडजस्टमेंट करो। कैसे करना मैं बाद में बात करूंगा, इस तरीके से आपको क्या था, ये तो फिर मैं अभी लिखता नहीं वहां पे गुडविल, ये बाद में आपको कंफ्यूज ना, क्या अभी गुडविल से बात नहीं हुई ना। तो जो भी अभी मैं सिर्फ इतना आपसे कहता हूं कि जो भी चीज हम लोग यहां पे एडजस्टमेंट जो आपको करना है अनडिवाइडेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का, ये चारों में से कोई एक तरीके में से करना रहेगा। अब कैसे करेंगे, कौन से तरीके से करना, तो उसके लिए घबराना मैं तो क्वेश्चन में आपको बताएंगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम जो गुडविल की बात आए तो गुडविल की केस में यहां पर होता है ये आज तो पहला वाला तरीका प्राइवेटली ऐसा क्वेश्चन में देता नहीं, कभी हुआ है कर रेयरली, कभी हो गया तो हो गया, ये कभी नहीं होता प्राइवेटली सेटल कर लिए करके, ऐसा जनरली क्वेश्चन में नहीं बोलता। वो आपको या तो सेकंड और थर्ड तरीका, ये ना गुडविल के केस में वो बोलता है कि उसने जितने से गेन करा उतने से कैश लाया, तो ये एंट्री से, या तो फिर कैश नहीं ले पाया तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सेक्रीफाइस, ये दो में से कोई गुडविल के केस में बोलता है क्वेश्चन में। और जो बाकी ना रिवैल्यूएशन हो गया, रिजर्व हो गया, उसको ये वाले तरीके से बोलता है कि सेटल कर लो। तो सेटलमेंट जो करना अपने को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का, चारों में से कोई अपने को एक तरीके से करना रहेगा। लेकिन जो 6 है ना, 6 चीजें आपको गुडविल, जीएलपी हो गई आपकी, अदर्स हो गया, वो अदर्स क्या अपन बाद में बात करूंगा, फिक्र नहीं करना, रिवैल्यूएशन हो गया, उसके बाद रिजर्व हो गया, प्रॉफिट इन द डेट, तो वो जो आपको उसके जो एडजस्टमेंट करने पड़ता है, कोई पार्टनर गेन कर लेगा, कोई सेक्रीफाइस, तो जो एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो गुडविल के केस में ये सेकंड और थर्ड केस में ये चारों तरीके से सेटल हो सकते हैं। गुडविल के केस में जनरली ये सेकंड और थर्ड में बोलता है, मगर जो बाकी जितने भी वो ये तरीके से बोलता है। तो अभी इसमें नहीं घबराना आपकी सर कैसे एडजस्टमेंट्स होंगे, तो इसमें बस अपने को ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में करना रहेगा। वो कैसे करेंगे अभी आगे, अभी कुछ भी डिस्कशन नहीं किया, ये 1 hour 23 मिनट्स कुछ हो रहे रिकॉर्डिंग अभी जो मैं शुरू किया, और अभी कुछ भी डिस्कशन नहीं किया, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूं। बस इतना आपको अभी समझना है फिलहाल कि सर ये जो एडजस्टमेंट होते, क्योंकि कोई गेन कर रहा है, कोई सेक्रीफाइसिंग कर रहा है, ये जो एडजस्टमेंट होते, वो एडजस्टमेंट जो होते वो चारों तरीके से कोई भी तरीके से कर सकते। लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन में गुडविल को सेकंड, ये जो ना सेकंड या थर्ड तरीके से, इसमें से गुडविल को इसमें या इसमें वो बोलता है, और बाकी जो दूसरे जितने भी रिवैल्यूएशन हो गया, रिजर्व हो गया, उसको जनरली ये तरीके से बोलता है। अब आपने ये मत सोचना सर रिवैल्यूएशन का कैसे करेंगे, मैंने रिवैल्यूएशन आपको पढ़ाया नहीं है अभी, उसकी एंट्रीज नहीं बताया, वो बताऊंगा मैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जब शुरू करूंगा उसके पहले। तो एंट्रीज हमने अभी नहीं देखी, उसके बारे में अपन बात करेंगे, है ना। तो वो गुडविल का, अच्छा गुड, यहाँ पे आपने सर दूसरी चीजें भी जरूरत है, उसको कैसे बांटेंगे, प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ चेंज एंड ऑल, उसके बारे में बताऊंगा। अभी सिर्फ मेरा आपको कहने का तरीका ये था, एक रिजर्व का एग्जाम्पल दिया मैंने, और आपको ये समझाया मैंने कि किस तरीके से कोई पार्टनर गेन कर रहा है, कोई सेक्रीफाइस कर रहा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट उसका, क्योंकि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आगे बढ़ने से कोई पार्टनर गेन कर रहा है, कोई सेक्रीफाइस, तो वो गेन और सेक्रीफाइस का जो एडजस्टमेंट करना है वो किस तरीके से करते हैं, हम लोगों ने अभी सिर्फ वो डिस्कस कर। एक है कि जो प्राइवेटली सेटल कर ले रहे, एक है आप यहाँ पे उसको आप सेटल कर रहे हो फॉर्म में कैश लाके, एक है गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके, और तीसरा है, चौथा है कि भाई उसको इतना हम दे कि मतलब जो ओल्ड पार्टनर है फिर उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो फिर हमको कुछ एडजस्टमेंट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो अभी चारों केस में देखो बेटा, यहाँ पे बैलेंस 72-48,
यहां पे बैलेंस 72-48, यहां पे बैलेंस 72-48। अब आप बोलेंगे सर यहां पे तो लेकिन 60-40 है। अरे 60 और 12 बाहर दिया ना, 60 और 12 72, 40 और 8 48। तो ये देखो यहाँ पे 72-48 यार। तो मतलब सेटलमेंट जो हो रहा है अलग अलग तरीके से हो रहा है, लेकिन सेटलमेंट सब में हो रहा है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ सोचूं ना, आपकी जैसा मैं जब था एक स्टूडेंट था, तो मैं सच कह रहा हूं कि मुझको तो ऐसा इतना डीप में जाके डिटेल में मैंने तो खुद से ही पढ़ा हो, खुद से ही मैंने पढ़ा चीजों को। लेकिन मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगा बेटा, सोचा बहुत करा, सोचा बहुत करा करो। कई बच्चे परेशान भी होंगे शायद, अरे क्या लगाए सर ने इतना डिटेल में, प्राइवेटली भी बता रहे, कैश में भी, और फिर वो गेनिंग पार्ट अलग अलग तरीके से बता रहे। तो जान के बताओ, ये जो मैंने अकाउंट बनाया, एक एग्जांपल दिया सिर्फ रिजर्व का, 4 तरीके से बताया आपको, सब में बात वही हो रही, बैलेंसेस वही आ रही, सब में बात वही हो रही, बैलेंसेस वही आ रही। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप ये सोचिए, और सोचना आसान नहीं होता, सोचने में तकलीफ होती है, रटने में आसानी होती है। मैं आपको सिर्फ ऐसा करना है, रूल लिखा दो, रूल नंबर 1, रूल नंबर, वो अच्छी चीज नहीं है ना। एज ए टीचर मेरे लिए अच्छी चीज है कि मैं कभी स्टूडेंट को ऐसी बात कहूं कि इसको ऐसा ऐसा कर लो बस, और नहीं तो एज ए स्टूडेंट आपके लिए वो अच्छी चीज है क्योंकि आप उसको याद कर ले रहे हो। वो अच्छी चीज नहीं है बेटे। अगर आपको एक बेहतरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, देखो मार्क्स तो आपके आएंगे ही आएंगे, मेरे को भरोसा आपको भले आप पे नहीं होगा, मुझे आप पे भरोसा, मार्क्स तो आप अच्छे लेकर आओगे। लेकिन मार्क्स लाना और अंडरस्टैंडिंग लेवल अपना अच्छा रखना, दोनों में फर्क है। तो आपने चीजों को सोचो, और कई बार होता है चीजें एक बार में नहीं होती। आपको जो मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे जो बनाया हो अलग अलग तरीके में, ये आपको कहीं पर भी कोई भी बुक उठा लो ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने भी ये एक्सप्लेनेशन जो यहां लिखा, जैसा मेरे दिमाग जैसी थॉट प्रोसेस चलती है वही मैं लिखता हूं यहां पे। तो जिस तरीके से मैं सोचता हूं वो ऑटोमेटिक, मैंने कोई आपको पढ़ाने के पहले मैंने कहीं पे ये चीज देखा नहीं, मैंने ये चीज कहीं पर, ये जो कैपिटल अकाउंट बना के मैंने जो आपको समझाया, मैंने बेटा ये यहां पे कोई बुक में नहीं लिखा था। अब मैंने सोचा आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको थ्योरी लिखी मिल जाएंगी बुक्स में, लेकिन ऐसा आपको कि मैंने जान के बनाया कि आपको एक्सप्लेन कर पाऊं कि देखो बात वही हो रही है। और सोचो, हो सकता है एक बार में सोचने में ना समझे तो दोबारा सोचो, है ना, तीसरी बार सोचो, लेकिन सोचो। कसम से बेटा, आप जब इस चीज को सोच सोच के आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ते जाएगा। आपको अभी लग रहा होगा यार क्या मेहनत करा रहे सर, आज मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया, डिस्कशन ही डिस्कशन कर रहा हूं आपको 1.5 घंटे से। मगर आपने सोचा करो, सोचा करो, क्यों हुआ क्यों, सोचने में तकलीफ भी होंगी लेकिन फिर भी सोचा करो, आपको आदत हो जाएगी सोचने की। और जब आप इस चीजों को कनेक्ट करने लगोगे, बिलीव मी, आपके लिए अकाउंट जैसा इजी सब्जेक्ट नहीं है, अकाउंट जैसा इजी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको कहीं पर ऐसा लगा भी कि नहीं सर ये मतलब कहीं पर ऐसा कंफ्यूजन हुआ भी, तो घबराना नहीं, घबराना नहीं, और उसको फिर से सोचना, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सोचो। और फिर भी नहीं समझा तो मैं तो हूं, मेरा व्हाट्सएप का नंबर आप सबके पास है, डाउट वाला, डाउट सेशन होता है सैटरडे को जब हम लोग मिलते, तो आप मेरे को वहां पे पूछो, लेकिन सोचा जरूर करो बेटा। सोचोगे तो एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे। मैं नहीं चाहता कि आपको चीजों को मैं रटाऊं, मैं चाहता हूं कि आपका अंडरस्टैंडिंग हो, कंसेप्ट पे हो, और एक बेहतरीन स्टूडेंट बनो, बेहतरीन स्टूडेंट बनो। और आप में काबिलियत है, मगर आपने कभी आप पे हालात नहीं आए तो आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा ही नहीं। आप में तो इतनी काबिलियत है कि आपको अंदाजा, आपको खुद को नहीं पता कि आप में कितनी काबिलियत है, क्योंकि आप पे कभी हालात ही नहीं आए वैसे, तो आपको पता नहीं कि आपके अंदर क्या हुनर छुपा हुआ है, और वो हुनर अभी बाहर ही नहीं निकला है ना। वो जो काबिलियत अंदर आपके छुपी हुई बेटा, वो काबिलियत अभी बाहर ही नहीं आई है, क्योंकि आपको पता नहीं ना कि आप किस काबिल ऊपर वाले ने आपको बनाया है ना, वो आपको नहीं पता। आप बहुत काबिल हो, आपको खुद को नहीं पता। अब आप सोचोगे, और लाइफ में जब जब हालात ऐसे आते जाएंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, परफॉर्म करो। और जब परफॉर्म करोगे फिर आप अपने आप को बोलना यार, अपने आप को बोलना अरे यार, आप अपने आप को कहना, मैं कह अरे यार मुझे नहीं पता था कि मैं इतना टैलेंटेड हूं, ये भी मैं कर जाऊंगा, ऐसा अपने आप को कहना। मैं कह रहा हूं बच्चे तेरे में बहुत काबिलियत है, अपने आप को किसी से कम मत समझ, मेहनत में पीछे मत हट, और खूब मेहनत कर। ऊपर वाला को बहुत देंगे, सोसाइटी के चक्कर में तो पड़ना मत, इस सोसाइटी तो ले डूबेंगी। सोसाइटी तो इतनी, मैं बता रहा हूं कि बहुत कम लोग होते कि जो आपको अच्छा बोलेंगे, सब बुरे बोलने के लिए बेटे, दुनिया बैठी है बुरा कब बोलने,
यानी सब बुरा बोलेंगे। अरे यार बच्चे को मैं तो बोलता हूं कि कितना भी बेवकूफ हो बच्चा, कितना भी स्टूडेंट बेवकूफ, उसको मत बोलो बेवकूफ, उसमें क्योंकि है काबिलियत। अभी क्या होता है कि हालात कभी कभी ऐसे बनते, किसी को अच्छा माहौल मिल जाता है, किसी के पेरेंट्स, अब मैं बोलता हूं मैंने क्या किया, मेरे पापा टीचर थे, मैंने तो वही देखते देखते पला बड़ा। अब मेरे को ऐसा माहौल मिला बेटा, तो भी मैं 10th तक नहीं पढ़ता था, उसके बाद मैंने पढ़ा। तो किसी के हालात कुछ होते हैं, किसी के घर पे कोई हालात होते हैं, किसी को वैसा माहौल मिल जाता है, किसी के पेरेंट्स वैसे होते हैं, या किसी के भाई बहन या फिर रिलेटिव्स या जो एरिया में आप रहते हो वो ऐसा माहौल हो जाता है, तो बच्चे की अलग अलग सिचुएशन में वो बढ़ता है। काबिलियत में आप किसी से कम नहीं हो, सिचुएशन अलग थी तो हालात अलग थे, तो वो हो सकता है कि कुछ आगे पीछे हो गया, लेकिन किसी से डरो मत, ऐसा भी नहीं कि लड़ो जाके, लेकिन अपने आप पे बेटा भरोसा रखो, बहुत आगे जाना है। किसको पता कि आज मैं जिससे बात कर रहा हूं, मुझे क्या पता कि आप स्टूडेंट हो, मैं तो आपको जानता भी नहीं, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं अभी बेटा, मगर मैं क्या पता कि आप में से कोई बच्चा आगे चल के बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कोई रतन टाटा रहेगा, क्या पता मुझको आप में से। तो आप में से कौन क्या करने वाला आगे चल के मुझे नहीं पता ना। तो आप कौन हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट निकल जाए, बहुत बड़ा बिजनेसमैन निकल जाए, बहुत इनोवेशंस करे, लाइफ में बहुत अच्छा करे, कोई आप में से हो सकता है कोई आगे कोई रतन टाटा हो, क्या पता, किसको क्या पता, कोई लाइफ में कौन बहुत अच्छा कर जाए। तो अपने आप को किसी से अंडर एस्टिमेट नहीं कर, मेहनत करना, काबिलियत पे तो अपने कभी डाउट मत करना, इतनी काबिलियत है तुम में, कभी डाउट मत करना, और मेहनत करने से पीछे कभी नहीं हटना, ठीक है। तो इस सेशन में आज खत्म होगा, आज को आपको कोई होमवर्क भी नहीं देता, या तो एक काम करना, गुडविल एक काम करो, होमवर्क आपने ना पिछले सेशन में मैंने आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कुछ एक क्वेश्चन करा, क्वेश्चन नंबर 12 करा, उसके आगे अपन बढ़े ही नहीं है। तो होमवर्क में 9, 10, 11, 12, 13, 14 करना आपने, ठीक है। और घबराना मत, मैं इसको भले नेक्स्ट सेशन में एक बार डिस्कस कर लूंगा। 9, 10 ये कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज वाले, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये 6 क्वेश्चन करना। और इसको करने के पहले क्वेश्चन नंबर 12 को 2 बार कर लेना, जो क्वेश्चन नंबर 12 क्लास है उसको 2 बार कर लेना, उसके बाद ही आपने ये क्वेश्चन को हाथ लगाना। ये जो क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन दिया एग्जाम में वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं आता, लेकिन कभी आ गया तो अपने को आना चाहिए। तो पिछले सेशन में जो क्वेश्चन नंबर 12 करते इसको 2 बार कर लेना, या तो आपने शायद करे भी होंगे। उसके बाद जो आज होमवर्क जो रेशियोज वाले उसको होमवर्क करना, ठीक है। फिर भले अगले सेशन में उसको डिस्कस कर लूंगा। और आज मैंने कोई क्वेश्चन ही नहीं, अब अगले सेशन में गुडविल के बारे में बहुत डिटेल में कुछ मैं डिस्कशन करने वाला हूं। सो बच्चे आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।